गुड मॉर्निंग सभी को सुबह की नमस्ते। हरिहर समाधान के स्वीकृति के क्रम में जन संवाद की इस श्रृंखला में और इस श्रृंखला के विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम शालिनी है और मेरे साथ हैं हमारे श्रीमान जी जनक पटेल, जो टेक्निकली मुझे असिस्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में आप सभी जानते हैं, जिनका नाम है सुधा पांडे जी, है ना? मैं उन्हें प्यार से दीदी बुलाती हूँ, तो पूरे कन्वर्सेशन के दौरान, पूरे संवाद के दौरान मैं उन्हें दीदी करके ही बात करूँगी। जी, काफ़ी सारे लोग अभी जॉइन हो रहे हैं, तो ठीक है, जॉइन होने देते हैं उन्हें साथ-साथ। जितने भी लोग जॉइन हो चुके हैं, उनका एक बार मैं स्वागत कर देती हूँ। हमारे साथ हैं अजय देसाई जी, अक्षय सिंह जी, भरत भाई, हिमांशु भाई, हितेश भाई, जानकी दीदी और सुशील भैया, पवन भाई, सुधा दीदी भी आ गई हैं और विलास भाई। इतने लोग हमारे साथ बने हुए हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन वगैरह कराऊँ, मुझे लगता है और लोग जॉइन हो जाएँ। और उस समय एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी सुधा दीदी के ऊपर, मैं चाहती हूँ मैं उसे आपके साथ शेयर करूँ। तो अगले 20 मिनट करीब की वो डॉक्यूमेंट्री है, एक आपको रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि क्या है वास्तव में ये मियावाकी और किसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है? तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग अगले 20 मिनट इस डॉक्यूमेंट्री को। मैं इसे ऑलरेडी यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, तो यहाँ से ही देख सकते हैं। आगे अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को किसी को भेजना चाहें, तो इसके लिए जनक ने इसके लिंक को भी आपके साथ शेयर कर दिया है इस चैट में, तो आप चाहें तो उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पर सेव कर सकते हैं। हमारी सुंदर सी प्रकृति, पहाड़, नदियां, झरने, हरियाली और ये जंगल, इन जंगलों से बहुत कुछ लेते हैं। मसलन शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, कई तरह की औषधियां और कई चीजें तो जबरन भी लेते हैं, जैसे लकड़ियां, जंगलों को काटकर बनाई गई जमीनें। लेकिन बदले में हम इन जंगलों को देते क्या हैं? हम उन्हें देते हैं ये अंधाधुंध कटाई, उनकी जमीनों को हड़प कर बनाए गए ये कारखाने, हमारे रहने के लिए आलीशान मकान, ये सड़कें। क्या आपको मालूम है, लगभग 90 करोड़ पेड़ पूरी दुनिया में हर साल काटे जा रहे हैं। अगर आंकड़े सामने रखे तो पाते हैं कि 1990 से 2016 के बीच हमने करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर दायरे के जंगल खत्म किए हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यह दक्षिण अफ्रीका से भी बड़ा हिस्सा है। भारत में पिछले 30 सालों में 23,716 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर जंगल की जमीन का अधिग्रहण किया गया। अगले 25 सालों में संभवतः 28,000 प्रजातियां जंगलों की कटाई के कारण विलुप्त हो जाएंगी।
2030 तक हमारी धरती पर शायद 10% रेन फॉरेस्ट ही बचे, और ये भी हो सकता है कि अगले 100 सालों में वे विलुप्त भी हो जाएं। हम अपने अस्तित्व के लिए बहुत हद तक जंगलों पर निर्भर हैं। ये जंगल जल संरक्षण करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। पर्यावरण में तापमान को नियंत्रित करके वर्षा को बढ़ाने तथा शोर और प्रदूषण को अपने भीतर अवशोषित करने की क्षमता इन जंगलों में होती है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण के लिए आज एक बड़ा खतरा है। ग्लेशियर्स का पिघलना और समुद्र में जल स्तर का बढ़ना हम मानवों के लिए खतरे की घंटी है। प्रकृति को जो नुकसान पिछले हजारों लाखों सालों में नहीं हुआ, वह औद्योगिकरण के दौर में पिछले 150 वर्षों में ही हो गया है। आज जैसी परिस्थितियां हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि मनुष्य भविष्य में हवा और पानी जैसी चीजों के लिए युद्ध करेगा। Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का मानना है कि पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति 422 वृक्षों का वैश्विक औसत है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति 716 पेड़ हैं, कनाडा में 4500 के ऊपर, रूस में लगभग 4460, चीन में करीब 102 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन भारत में आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारत में प्रति व्यक्ति सिर्फ 28 पेड़ है। यह बेहद चिंताजनक है। मान लीजिए इस वर्ष प्रत्येक भारतीय एक एक पेड़ लगाए। चलिए यह भी मान लेते हैं कि अगले 10 वर्षों में न तो एक भी पेड़ काटा जाएगा और न ही कोई पेड़ सूखेगा, तो क्या होगा? हम 28 पेड़ प्रति व्यक्ति से 29 पेड़ प्रति व्यक्ति के आंकड़े तक ही पहुंच पाएंगे, यानी प्रति व्यक्ति एक पेड़ की बढ़ोतरी। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें वैश्विक औसत तक पहुंचने में सदियों लग जाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब अपने और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए हमें छलांग लगानी होगी। इस दिशा में सिर्फ एक कदम चलने से कुछ खास नहीं होगा। हम अब तक पेड़ लगाते आए हैं, लेकिन अब हमें जंगल लगाने होंगे। जी हाँ, प्रति व्यक्ति एक जंगल। हर व्यक्ति एक जंगल? नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन संभव है। आप भी अपने पास एक छोटा जंगल बना सकते हैं, जिसमें शायद 200 पेड़ हो या 500 पेड़, या हो सकता है 1000 या 2000 पेड़ भी हो जाए। जिस गति में धरती से फॉरेस्ट कवर को खतरनाक दर से कम किया जा रहा है, कुछ ही घंटों में सदियों पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। उस दृष्टि से यह नुकसान अपरिवर्तनीय है, लेकिन इस क्षति की पूर्ति करने का एक उपाय है, पेड़ लगाने की मियावाकी पद्धति। जी हाँ, यही वह पद्धति है जिसके माध्यम से हम एक एक पेड़ की जगह पूरा का पूरा जंगल लगा सकते हैं। है ना आश्चर्यजनक? आइए जानते हैं इस पद्धति के बारे में। जापान के बॉटनिस्ट और प्लांट इकोलॉजी के विशेषज्ञ अकीरा मियावाकी ने 40 वर्ष पहले इस विधि की शुरुआत की थी। इस तकनीक की मदद से पूर्वी एशिया, मलेशिया, इटली और दक्षिण अमेरिका में सफलतापूर्वक जंगल उगाए गए। भारत में शुभेंदु शर्मा ने इस विधि को आरंभ किया। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति सजग और उनसे जुड़ी समस्याओं को भावनात्मक स्तर पर समझने वाली गुजरात पुलिस की आईपीएस सुधा पांडे जी ने अपने स्तर पर मियावाकी फॉरेस्ट्री के महत्व को समझा है और उसका अहमदाबाद स्थित स्टेट रिजर्व पुलिस बटालियन में भी प्रयोग किया है, जो कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का एक शानदार उदाहरण है। समय में જ્યારે ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग एक वास्तविकता बन चुकी है। ऐसे में वृक्षारोपण हमारी जरूरत है, लेकिन इससे जुड़ी एक सामान्य समस्या यह है कि या तो हमारे पास पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं है, और अगर है भी तो लगाए गए वृक्षों के आत्मनिर्भर होने तक उनकी देखभाल ढंग से नहीं हो पाती है। ऐसे में मियावाकी पद्धति के द्वारा हम छोटी छोटी जगहों पर, जैसे अपने स्कूल, कॉलेज में, अपने घरों के बैकयार्ड में और पब्लिक पार्क में, जहां भी हमें 100 वर्ग मीटर की भी जगह मिल जाए, तो हम वहां 300 से 500 पेड़ लगा सकते हैं, और इस प्रयास से हम प्रकृति के संवर्धन में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। માં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છો। मियावाकी विधि से पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं
और ये सामान्य जंगलों से 30 गुना अधिक घने होते हैं। केवल 2 से 3 वर्षों में ये वन आत्मनिर्भर बन जाते हैं और इन्हें देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। इतने कम समय में यह विकास अकल्पनीय है। सुधा जी इस विधि के फायदों और उसकी सफलता के बारे में बताती है। મિયાવાકી પદ્ધતિ છે તે આપણી પરંપરાગત यह मियावाकी पद्धति अपनी परंपरागत वृक्षारोपण विधि से अलग है। जिनको इस विधि के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें इसकी सफलता पर शक था। इस पद्धति का फायदा यह है कि हम बहुत कम जगह में बेहद नजदीक पौधे लगाते हैं और यह पौधे बहुत कम समय में जंगल के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो यह पद्धति आज के समय में इस मायने में बहुत उपयोगी इसलिए है कि शहरों में जगहें कम होती जा रही हैं, अपने पास खुली जगह नहीं है। जहाँ जगह है वहाँ अलग अलग पौधे लगाएं भी तो उनकी देखभाल का, उनकी सुरक्षा का प्रश्न उठता है। उन्हें लंबे समय तक पानी देना पड़ेगा, पशुओं से बचाना पड़ेगा। यह सारे प्रश्न हमारे सामने उठेंगे। मियावाकी पद्धति में यह है कि आप 20 वर्ग मीटर या 50 वर्ग मीटर या फिर 100 वर्ग मीटर की जगह पर 100 से 500 पौधे लगा सकते हैं। इस प्रकार से एक ही व्यक्ति एक साथ 500 पौधों तक की देखभाल कर सकता है। यह विधि पौधों की तेजी से होने वाली वृद्धि में अत्यंत उपयोगी है। ઉપયોગી એટલા માટે પણ છે इस विधि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम क्षेत्रफल में हम अधिकतम पेड़ आसानी से लगा सकते हैं और यह जंगल बड़ी तेजी से तैयार होते हैं। મિયાવાકી પદ્ધતિ છે मियावाकी मेथड से फायदा यह हुआ है कि जिस जगह हम 1500 पेड़ लगाने की सोच रहे थे, वहां 15,000 पेड़ लगाने की सोचने लगे। यह जंगल विभिन्न बीजू पौधों का मिश्रित जंगल होता है, जो सामान्य विधि से लगे एक ही प्रकार के बीजू पौधों से 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब कि यह जंगल 10 वर्ष में 100 वर्ष के सामान्य जंगल की तरह विकसित हो जाता है। અમે चलिए जंगल लगाने की इस पद्धति को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले चिन्हित की गई जमीन में 1 मीटर गड्ढा खोदा जाता है। गुणवत्ता की जांच के लिए वहां से सारी मिट्टी निकाली जाती है। जांच के बाद निकाली गई मिट्टी में कुछ आवश्यक चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे भूसा, जो जमीन को झिरझिरा बनाता है, जिससे कि जड़ें ठीक तरीके से फैलती हैं। जैविक उर्वरक पौधों के पोषण के लिए आवश्यक है। इनके लिए गोबर, कंपोस्ट, बायोमास इत्यादि को मिट्टी में मिलाया जाता है। इन सारी चीजों को ठीक ढंग से मिलाने के बाद गड्ढे को भर दिया जाता है। अगली प्रक्रिया पौधों के चुनाव की है। पौधों को बायोडायवर्सिटी और स्थानीय आधार पर चुना जाता है। वे ऐसे होने चाहिए कि बड़े होने पर उनकी ऊंचाई अलग अलग हो। सर्वप्रथम क्षेत्र विशेष के मूल वृक्षों को 4 भागों में बांटा जाता है। झाड़ियां, छोटे पेड़, मध्यम आकार के पेड़ और फिर कैनोपी वृक्ष। इन सबको एक ऐसे क्रम में लगाया जाता है जिससे कि इनका विकास सही तरीके से और तेजी से हो सके। अब पौधारोपण करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे तरीके के अनुसार चिन्हित जमीन पर कम से कम 1.5 फीट की दूरी पर चूने से निशान बनाए जाते हैं। इन निशानों पर पौधे लगाने के लिए छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं।
इन गड्ढों में बराबर रूप से नमी बनाए रखने के लिए कोकोपिट यानी नारियल के छिलके या गन्ने की खोई डालते हैं। उपलब्धता के आधार पर इन्हें पूरी मिट्टी में भी मिलाया जा सकता है। अब इन गड्ढों में सावधानी से पौधों को रखकर मिट्टी भरी जाती है। पौधे लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि एक ही किस्म के 2 पौधे अगल बगल ना लगें। अलग अलग ऊंचाई के पौधों को बिल्कुल अलग अलग लगाना होता है। ऐसा करने से वृक्षों के विकास के लिए प्रकाश और अन्य आवश्यक संसाधन संतुलित तरीके से मिल पाते हैं। सारे पौधे लगाने के बाद उन्हें लगभग 1 मीटर की छोटी छोटी डंडियों के सहारे बांध दिया जाता है, जिससे कि वे शुरुआती दिनों में झुकने और टूटने से बचे। पौधारोपण के बाद सूखी पत्तियां या पुआल डाला जाता है ताकि मिट्टी की नमी ज्यादा दिनों तक बनी रहे और खरपतवार से बचाव हो सके। सारी प्रक्रिया खत्म करने के बाद बारी आती है इस मियावाकी जंगल के देखरेख की। लगभग 2 से 3 सालों तक इनकी निगरानी की जरूरत होती है। इन दिनों में मौसम के अनुसार पानी देने तथा कचरों और अनावश्यक चीजों को जंगल से दूर रखने के बाद यह जंगल अपने विकास और निगरानी के लिए स्वयं ही सक्षम हो जाते हैं। अब आपका अपना मियावाकी जंगल पूरी तरह से तैयार है। गुजरात पुलिस के मिशन मियावाकी के तहत अहमदाबाद स्थित एसआरपीएफ बटालियन ने उल्लेखनीय कार्य किया है। सुधा जी एसआरपीएफ बटालियन के साथ किए गए अपने प्रयासों, उनके जवानों के सहयोग और समर्पण के बारे में बताती हैं कि उनके जवान पर्यावरण सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं और प्रकृति को बचाने की इस मुहिम के लिए पूरी तरह से समर्पित और कटिबद्ध हैं। वे बताती हैं कि 70 एकड़ में फैले हुए एसआरपीएफ बटालियन के कैंपस का ग्रीन कवर 4000 पेड़ों का है, लेकिन कैंपस में मियावाकी पद्धति से मात्र 700 वर्ग मीटर में ही लगभग 2700 पेड़ लगा दिए गए हैं। गुजरात पुलिस के डीजीपी श्री शिवानंद झा जी की सूचना अनुसार गुजरात पुलिस को मिशन मियावाकी के तहत दी गई तालीम के फलस्वरूप पिछले 1 वर्ष में 10 यूनिटों ने तकरीबन 15 मिनी फॉरेस्ट लगाए हैं, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 15,000 पेड़ लगाए गए हैं। इस दिशा में सुरक्षा सेतु सोसाइटी गांधीनगर के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर विनोद कुमार मल एडीजीपी ने विशेष रुचि ली है और डॉक्यूमेंट्री के जरिए पर्यावरण संरक्षण और मियावाकी जंगल लगाने की विधि का प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार का कार्य कराया है। इतना ही नहीं, चूंकि गुजरात पुलिस को आने वाले वर्षों में अनेक मियावाकी जंगल लगाने हैं, अतः इसके लिए उन्हें बहुत सारे कोकोपीट की जरूरत पड़ने वाली है। इस दिशा में सुरक्षा सेतु सोसाइटी द्वारा अहमदाबाद की एसआरपीएफ बटालियन को कोकोपीट बनाने वाली मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। જવાનોની અમે લોકોએ अपने जवानों को हम नेचर एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के द्वारा उन्हें इस बात का अनुभव कराते हैं कि मनुष्य का प्रकृति के साथ संतुलन साधना कितना जरूरी है। यह मानव के हित में है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मानव जाति का नुकसान होगा। इस प्रकार हमारे जवान प्रकृति संरक्षण के बारे में पूरी तरह जागरूक रहते हैं और मियावाकी जंगल लगाने का काम खूब मन से करते हैं અને ખૂબ જ મહેનતપૂર્વક આ કામ કરી રહ્યા છે। इस तरह के मियावाकी जंगल उन शहरों के लिए हैं जो कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहे हैं। शहर के भीतर कई स्थानों पर इस तरह के जंगलों के छोटे छोटे पैच
कार्बन सिंक का कार्य करेंगे। हमें यह समझना होगा कि यदि इंसान आज खत्म हो जाता है तो प्रकृति फिर भी फलेगी फूलेगी, बल्कि वृक्ष और तेजी से पनपेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आज वृक्ष खत्म हो जाएं तो हमारा नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। हमें प्रकृति प्रदत्त नेमतों और संसाधनों का आदर करना होगा, उसकी कीमत महसूस करनी पड़ेगी। सुधा जी के कहे शब्दों में कहें तो ये बात बेहद गौर करने लायक है कि मनुष्य इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन आज तक पृथ्वी की सारी समस्याएं उसी के कारण क्यों हुई हैं, किसी जानवर या पेड़ पौधे के कारण क्यों नहीं। इसका कारण यह है कि प्रकृति जीव जंतु की हर प्रजाति की न सिर्फ संख्या बल्कि उनका आचरण भी अपने अनुसार नियंत्रित करती है। पर इसके ठीक विपरीत हम मनुष्य न तो अपनी संख्या नियंत्रित कर पाए और न ही अपना आचरण। आज हम 800 करोड़ हैं पर नासमझी से भरे हुए। ऐसे में प्रकृति का नाजुक संतुलन कभी भी टूट सकता है, लेकिन उस प्रलय की दास्तान बताने को इस दुनिया में मातम करने के लिए भी कोई नहीं होगा। तो चलिए, समाधान पूर्वक संवाद है ना, समाधान समाधान के अर्थ में जो सवाल है उसकी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये आप पवन जंगीर जी, आप यदि आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो प्लीज आपके हैंड को लोअर कर लीजिए। हम अगले आधे घंटे का जो सेशन करने वाले हैं इसमें हम बातचीत करेंगे सुधा पांडे जी से, जिन्हें मैं दीदी कह के संबोधित करने वाली हूं। उनके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको देती हूँ। साथ में यहाँ पर आप देखिए गूगल मीट में कई सारे इमोट आइकन्स होते हैं जिसके द्वारा आप अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त कर सकते हैं। हार्ट है, लाइक है, अगर आपको कोई बात अच्छी लगती तो उसके लिए लाइक प्रेस कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं ना, आपको हंसी आ जाए तो हंस भी सकते हैं इसके द्वारा। तो इनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं सुधा पांडे जी का, जिनके बारे में डॉक्यूमेंट्री आपने देखी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत प्रेरित हूं और कल मेरी उनसे बात हुई तो पता चला कि अभी तक उन्होंने खुद 50,000 पेड़ लगा दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री मुझे लगता है 3-3.5 साल या शायद उससे अधिक पुरानी हो सकती है, शायद तब उन्होंने शुरुआत ही की थी। इसलिए अभी उससे पहले अभी तो वो राजकोट में उनकी पोस्टिंग है। जस्ट अ सेकेंड। जी, तो अभी वे राजकोट में उनकी पोस्टिंग है, लेकिन इससे पहले भजाऊ में, कच्छ में पोस्टिंग थी, जहां पर हम उनसे मुलाकात करने भी गए थे हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चों के साथ, जिसकी डॉक्यूमेंट्री भी मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर करी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक 50,000 पेड़ वो खुद लगा चुकी हैं। 50,000 पेड़ लगवाने के लिए उन्होंने गाइडेंस दिया है, मतलब कुल 1 लाख पेड़, और सैकड़ों लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित किया है। मियावाकी एफबी पर एक पेज है जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स को, है ना, जो भी वो करते रहते हैं उसको शेयर करते रहते हैं। इस विधि से प्रशिक्षण विधि से करें तो 1 लाख से अधिक, शायद अभी वो मल्टीप्लाई होते होते 1.5 लाख के ऊपर शायद आंकड़ा निकल गया होगा। तो इस विधि से इतने पेड़ वे अभी तक लगा चुकी हैं। तो आइए हम सभी उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, हम दोनों ही मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अध्ययनार्थी हैं और उसी क्रम में हमारी मुलाकात हुई और फिर वो हमारी दोस्ती की तरह आगे बढ़ी। तो मैं चाहती हूँ आप खुद ही अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, मियावाकी कैसे जुड़े, है ना, और फिर हम आगे बात। नमस्कार सभी को। शालिनी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इशू है, शायद आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो जरा एक बार बता दीजिए। हाँ, मैंने अपने वीडियो को ऑन किया, शायद अब मेरी आवाज बेहतर होगी। हाँ ठीक है शालिनी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस यस, बिल्कुल।
ओके, सभी को नमस्कार। शालिनी ने बड़ा जनरस इंट्रोडक्शन दिया, इतना बड़ा कोई ज्यादा काम नहीं किया है। जो हम बात बात में कहते हैं कि मैंने लगाए हैं, सबसे पहले तो ये स्पष्टता कर दूं कि मैंने नहीं लगाए हैं, हमारी टीम ने मिलके लगाए हैं, अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। तो हम सिर्फ गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लगाते तो हमारे जवान ही हैं और मेहनत वही करते हैं। तो सारी जगहों की अहमदाबाद की टीम, भचाऊ की टीम, राजकोट की टीम, इसमें हमारे जवानों ने मिलके ये काम किया है और बाकी लोग जुड़ते गए और उन्होंने अपने अपने तरीके से करने की कोशिश की है। जहाँ तक दर्शन के साथ मेरे जुड़ाव का और इंट्रोडक्शन का सवाल है, मैं यहाँ पे जरा मियावाकी और दर्शन दोनों ही चीज ऐसी है कि इसके बारे में मैं एक्सटेम्पोर ही बोलती हूँ, कभी उसके बारे में कोई प्रिपरेशन नहीं करती हूँ। और आज विशेष रूप से मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं कुछ ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ कि जो दर्शन से जुड़े हैं, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी जुड़े हैं कि जो दर्शन से नहीं लेकिन मियावाकी से जुड़े हैं। तो यहाँ पे दर्शन से जुड़े हुए लोगों के साथ मियावाकी के बारे में बात करने का, और मियावाकी से जुड़े हुए लोगों के साथ दर्शन से बात करने का मुझे अवसर मिल रहा है, दर्शन के बारे में बात करने का अवसर मिल रहा है, और मैं इसको अपना सौभाग्य समझती हूँ। दर्शन जो मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद, हम लोग सभी जिसमें कुछ अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को, दुनिया को, लोगों को, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, उसकी रोशनी में हम आज मियावाकी फॉरेस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में हम बात करेंगे कि मानव प्रकृति संबंध है क्या, और इसमें मियावाकी फॉरेस्ट्री का योगदान क्या हो सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। तो दर्शन से सबसे पहले मेरा जुड़ा हुआ 2012 में, और एज अ पर्सन मैं एक थोड़ी सी अलग किस्म की इंसान हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट किस्म की इंसान हूँ, जिसके पास बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारा आक्रोश था, बहुत रिबेलियस नेचर था। बिल्कुल दुनिया यूं चले तो मैं यूं चलूं, दुनिया यूं सोचे तो मैं यूं सोचूं, इस टाइप की कुछ मैं इंसान रही। और इसलिए एक टाइप का स्पिरिचुअल लोनलीनेस रहा कि कुछ ऐसे सवाल हैं कि जिसके जवाब कहीं से मिल नहीं रहे हैं। और बेसिकली जो आम भाषा में हम जिसको धर्म कहते हैं, वैसी धार्मिक व्यक्ति मैं हूं नहीं, दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, आम भाषा में जो धर्म कहते हैं। तो मैं एक हार्डकोर रैशनलिस्ट, 13 साल की उम्र से एथिस्ट इंसान रही। तो अरे धर्म बाप में रे! सवाल तो धर्म में जवाब मिलना बहुत मुश्किल था, और सवाल तो थे ही, और सबसे बड़े सवाल ही इस ईश्वर नाम की एंटिटी को लेके थे कि अगर वो है तो फिर ये सब कुछ क्यों है, अन्याय क्यों है, शोषण क्यों है, अत्याचार क्यों है, इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों हैं। तो ये सारे बहुत सारे सवाल रहे। एक क्रम में मेरा जीवन विद्या से जुड़ना हुआ, और 2012 में जो सोम भैया की गुजरात में दूसरी शिविर थी, और अडल्ट्स के लिए वो पहली शिविर थी एसजीवीपी में, वो किसी तरीके से मतलब मुझे पता चला, और मैं फ्री भी थी उस टाइम पे, तो मैंने ज्वाइन कर ली। और बहुत संक्षिप्त में कहूँ तो जो सोम भैया बार बार कहते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी एक तरफ और ये 7 दिन एक तरफ, वैसा ही कुछ मेरे साथ घटा कि पूरी जिंदगी एक तरफ और वो 7 दिन में पूरा जिंदगी को देखने का नजरिया, अपने आप को समझने का नजरिया, लोगों को समझने का नजरिया, सिस्टम को समझने का नजरिया, दुनिया को समझने का नजरिया, सब कुछ बदल गया। और बहुत सारे जो बहुत दुखी करने वाले प्रश्न थे, उनके जवाब मिले। तो जैसे हम समझते हैं दर्शन में कि समस्या हमें दुखी नहीं करती है, समस्या का समाधान न होना वो हमें दुखी करता है। तो जब समाधान एक बार पता चल जाता है कि हाँ कुछ समाधान है जरूर, चाहे हम अभी तक उसके तक पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं वो अलग बात है, लेकिन समाधान है जरूर, इतना पता भर चल जाने से मुझे लगता है कि बहुत सारी पीड़ा कम हो जाती है, और फिर एक रास्ता दिखता है और आप उस रास्ते पे आगे चलना शुरू करते हैं। तो दर्शन में बहुत सारी, मैं ये कहूंगी आप लोग तो बहुत निष्ठापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही शालिनी ने एक बात कही, वो मुझे बहुत ज्यादा छू गई कि अगर आपकी गति नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं निष्ठा की कमी है। और मुझे अपने आप में ये लगा, और निष्ठा नियमितता से दिखती है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में लगा कि शायद मुझ में निष्ठा की कमी है, ताकि 10 साल हो गए, लेकिन जितना आप लोग गहराई से कर रहे हैं उतना गहराई से मैं दर्शन को नहीं अभी फॉलो कर पाई हूँ। लेकिन जो मोटा मोटी मुझे 2 3 4 शिविर करके कुछ अपने आप से पढ़ के जो मोटा मोटा समझ में आया,
वो ही पूरी जिंदगी को बदलने के लिए मुझे लगता है कि काफी था। और मैं थोड़ी सी बहुत सारा समझ लो, इससे अच्छा जो भी समझा उसको सही से समझ लो। तो 5 7 10 मुद्दे अगर बहुत सही से समझ में आ गए तो वो आपकी गति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हुआ, और फिर आई एम अ पर्सन ऑफ एक्शन, तो मुझे ये लगता है कि अगर कुछ समझ में आ गया है तो काम भी करना ही चाहिए, सिर्फ समझ के क्या होगा। तो पहले से प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा जुड़ाव, बहुत ज़्यादा आकर्षण रहा। तो मैं हमेशा ही बहुत खुश फ़ील करती थी जंगलों में जाके, नदियाँ, पहाड़, समंदर किनारे, झरनों के पास जाके। मगर मुझे लगता था कि बस ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, शहरों में जो है वो तो ज़िंदगी है नहीं। तो प्रकृति को जब भी नुकसान होता है, और हम देख ही रहे हैं कि हमारी जो अंधाधुंध विकास की दौड़ है, जिसको हम सो कॉल्ड विकास कह रहे हैं, उसमें हम कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो दर्शन में जी। जब प्रकृति में व्यवस्था वाली जो बात थी, वो पहली शिविर में कुछ-कुछ खुला, लेकिन जो दूसरी शिविर हमने अपने जवानों के साथ पहली करने के बाद 1 ही महीने में मुझे लगा कि ये तो भई सबकी तरफ पहुँचाना चाहिए, तो हमने अपने जवानों के साथ केवड़िया में शिविर किया। जय दाइमा भैया वहाँ पे आए थे प्रबोधक के तौर पे, और उन्होंने प्रकृति में व्यवस्था वाली चीज़ बहुत खोल के वहाँ पे दिखाई, और बिल्कुल ऐसे जैसे आँखों को चकाचौंध कर देने वाली वो कुछ रोशनी थी, ऐसा मुझे लगा। और बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मुझे वो रहा। वो दूसरी शिविर मुझे याद है कि मैं पूरे 7 दिन सो नहीं पाती थी। जितना पूरा दिन का शिविर का, दूसरे काम का, बहुत सारा दबाव के बाद जो 2-4 घंटा जितना बहुत ज़्यादा थकान रहती थी, उतनी ही नींद आती थी। उसके बाद 2:30-3 बजे से मैं उठ जाती थी और पूरे घर में चक्कर लगाते-लगाते उसके बारे में सोचती रहती थी। बहुत सारे सवाल उठते थे, कहीं न कहीं अपने आप में जवाब मिलते जाते थे। तो बहुत ही मुझे लगता है कि प्रकृति से जोड़ने वाला काम दर्शन ने मेरे लिए किया। अ शालिनी शायद कुछ कनेक्शन बंद कर रही हैं। शुड आई कंटिन्यू शालिनी? यस दीदी, आई एम बैक एक्चुअली। ओके, अभी मेरा ओके। बढ़िया आ ओके। गया। यस जी। ओके। तो इस अनुक्रम में कुछ काम हम लोग बीइंग पुलिस ऑफिसर भी कहीं पेड़ लगाना, कहीं कुछ करना, ये काम कहीं-कहीं चलते रहते हैं। और जनरली मेरी पोस्टिंग पिछले 10 सालों में एसआरपीएफ बटालियंस में ही रही है। तो जहाँ पे हम कमांड करते हैं, हमारे पास हमारी खुद की 100-150 एकड़ ज़मीन होती है, और अम 100-150 जवान आपके पास कंटिन्यूअसली आपके साथ हाज़िर रहते हैं। तो तब हमने ये कुछ काम करना शुरू किया। लेकिन मियावाकी के बारे में मुझे पता चला सिर्फ़ आज से 4 साल पहले। और ये हुआ था कि बहुत सारे पेड़ हमारे आस-पास जो जिनको देख के हम बड़े हुए थे, वो सड़कें बनाने के लिए काटे जा रहे थे, और बहुत ही पीड़ादायक स्थिति थी। और सुरेश भैया को आप सब जानते हैं, सुरेश पटेल जी। और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। ऐसे भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अपनी खुद की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती है, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। तो मैंने सुरेश भैया से बात हो रही थी और मैं फूट-फूट के रोई कि भैया कुछ तो करिए, हमें कुछ करना चाहिए, सबको मिलके कुछ करना चाहिए, इस तरीके का विकास तो नहीं होना चाहिए। तो भैया ये सब कुछ जानते थे, हमने जो भी हो सकता था तब हुआ। आखिर में पेड़ भी कटे, सब कुछ हुआ। लेकिन एक दिन सुरेश भैया को पता चला मियावाकी के बारे में, और वो अमेरिका में थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मुझे तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन कुछ जंगल उगाने वाली बात है, और आप बहुत इस बारे में चिंतित हैं, तो ज़रा देखिए ये क्या है, और एक वर्कशॉप है, आप जाना चाहेंगी क्या? मुझे बुलाया गया है, लेकिन मैं तो अमेरिका में हूँ। तो हम दोनों को इंटरेस्टिंग लगा, तो अमेरिका में थे, रात हो गई थी यहाँ पे। हमने 2-3 घंटे रात में 2-3 बजे तक हम दोनों नेट पे ढूँढते रहे, बात करते रहे। और उनके जाने के बाद भी मैं सुबह तक उसके बारे में रिसर्च करती रही, ढूँढती रही, और मुझे बहुत ही अद्भुत लगा कि ये तो कमाल की बात हो गई। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जब हम काटते हैं, तब हम हज़ारों लाखों में काटते हैं, और जब हम लगाते हैं, तो हम 2, 4, 10 लगा के आश्वस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई कहता है मैंने 10 लगा लिए, कोई कहता है 20 लगा लिए, कोई कहता है 50 लगा लिए, और हमें लगता है कि बड़ा महान काम हो गया है, और जो सब कटाई-छटाई हुई है, वो सबकी आपूर्ति हो चुकी है। तो मेरा सवाल ये था कि इतने जब कट रहे हैं, तब 2, 4, 10 लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। और तभी मुझे ये मियावाकी का कांसेप्ट मिला। सुरेश भैया उसमें मतलब माध्यम बने, और हाँ। ये कांसेप्ट मिला।
और जैसे मुझे याद है 22-23 जुलाई की रात थी 2019 की, हमने बात की और हम उसके पीछे पड़े। हमने लोकल कंसल्टेंट्स ढूंढे, वो भी जीवन विद्या से जुड़े हुए लोग हैं। वो कुछ कुछ कर रहे थे उसके बारे में, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हमको सिखा दो, हमको करवा दो। और 7-8 दिन के भीतर 29 जुलाई को हमने अपना पहला मियावाकी फॉरेस्ट SRPF अहमदाबाद की बटालियन में हमने लगाया। आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी वो बस हमने शुरुआत की थी, उसके 1-1.5 महीने के भीतर वो डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तब बहुत छोटा सा काम हुआ था और फिर धीरे धीरे वो काम भचाऊ जाके बढ़ा। तो अहमदाबाद में शुरुआत हुई, इसके 1-1.5-2 महीने में ही मेरी वहां से ट्रांसफर हो गई। फिर हम भचाऊ गए। भचाऊ में बहुत ही टफ टेरेन, बहुत ही सूखा, पथरीला और पूरा मतलब बहुत मुश्किल वाला सिनारियो था वहां पे। और लेकिन वहां पे भी कोशिश की और मियावाकी फॉरेस्ट्री ने साबित किया कि हम ऐसी टफ टेरेन में भी उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बचाव में धीरे धीरे करते करते हमने 37 जंगल लगाए 3 साल के अंदर, जिसमें हमने 28,000 पेड़ मियावाकी में लगाए। इसके अलावा पीपल वन लगाए, बटरफ्लाई पार्क्स लगाए, फ्लावर वैली बनाई और अलग अलग बायोडाइवर्सिटी पार्क लगाए। तो बहुत सारे, दूसरा भी प्लांटेशन 35,000 के करीब हमने वहाँ पे 3 साल में किया। अगेन मेरी ट्रांसफर हो गई, अब मैं राजकोट में हूँ। अभी राजकोट में हम पिछले 1 साल के अंदर, कहिए 3-4 महीने के अंदर 10,000 से ज्यादा यहाँ पे हम लोग प्लांटेशन कर चुके हैं। तो ये बेसिक मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन है। और अब शालिनी बताइए आगे क्या बात की जाए। क्या बात है। तो मुझे लग रहा है राजकोट आने की जरूरत है। 10,000 जो आपके प्लांटेशन हैं, प्लांट्स हैं लगे हुए, उनसे मिलने की मुझे लग रहा है बिल्कुल नीड बन रही है। बिल्कुल। तो दीदी आपने कहा एक स्पिरिचुअल लोनलीनेस है ना आपको रही 13 वर्ष की उम्र जी से। यदि ये एक समीक्षा हो जाती है कि भाई मुझे रैशनल जवाब चाहिए, मुझे तात्विक, बौद्धिक, तार्किक, है ना, और इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस चाहिए, और इस क्रम जी में दर्शन से आपका जुड़ना हुआ। और निष्ठा वाली बात जो अगर आपको छू गई तो आपका स्वागत है ही, और आप हर रोज जुड़ी रहे। तो मुझे लग रहा है वो बात अगर आपको छू गई है ना, तो जैसे आपने कहा, मुझे डेट याद है 22 जुलाई 2019, और 29 को आपने पहला प्लांटेशन किया। तो मुझे लगता है जब किसी को कोई बात छू जाती है या उसकी पीड़ा बन जाती है, तो वो घटना उसके जीवन में उसी क्षण से घटनी शुरू हो जाती है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि दर्शन को लेकर के भी आपकी गति को मुझे लगता है दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, और आप भी रेगुलर हैं, तो वो चीज भी हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी बात को सपोर्ट करने के एक्चुअली शालिनी, दर्शन की मतलब पता नहीं ताकत है, महानता है, क्या है कि मुझे तो ये लगा कि 2% समझ के ही अपने तो 75-85% क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो अपने तो इसी में खुश हो गए। तो फिर जब ये है ना, पीड़ा की चीज है कि जब पीड़ा आती है तब आप दर्शन की ओर भागते हो। और मुझे तो ऐसे इतना आनंद आ गया कि मेरी गति कुछ रुक सी गई। और जनरली मैंने दर्शन को ऐसे ही देखा है कि जब कोई ऐसा सवाल उठ के खड़ा होता है कि फिर से मुझे उसका जवाब नहीं मिलता है, फिर मुझे फिर दर्शन याद आता है, फिर मैं कहीं जाके बैठती हूँ। और आज तक ऐसा होता आया है कि सवाल भी ना पूछो, एक दिन बस जाके दर्शन से जुड़ी किसी गोष्ठी में बैठ जाओ और आपको अपने आप उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे नियमित रूप से इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया दीदी, है ना। तो वापस से मेरा नेट मुझे स्विच करना पड़ा आज, हमारी परीक्षा चल रही है। नहीं, मैं जब भी दर्शन ये मियावाकी को लेके जब भी कोई लेंथ में इंटरव्यू देने बैठती हूँ, तब हर बार यही होता है, कुछ तो है प्रॉब्लम। ये बड़े आश्चर्य की बात है आज जो घट रहा है, पर ठीक है ना। सही सही, थोड़ा तो टफ टर्रेन है ही कच्छ की। जी, बढ़िया। तो जी दीदी ये बताइए कि आपका एक तो जो भी एक्सपीरियंस रहा मियावाकी के साथ, और डिफरेंट टेरेन पे आपने जो भी प्लांटेशंस किए, उस दौरान आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। मियावाकी के कुछ नुकसान भी हैं क्या, मतलब कोई साइड इफेक्ट्स हैं क्या?
तो उसके बारे में पहले तो थोड़ी सी हम थोड़ा सा जानकारी। पद्धति के बारे में जान ले, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री में सब देख चुके हैं इसलिए पद्धति को मोटा मोटा समझ गए हैं। तो जी सीखा तो मैंने शालिनी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जब प्रकृति के किसी एक अंग से जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पेड़ के बारे में सोचें और जल के बारे में ना सोचें, ना जल के सोचे। बारे में सोचें और जमीन के बारे में ना सोचें, जमीन के बारे में सोचें और हवा के बारे में ना सोचें। तो आप जब बहुत जी शिद्दत से आप अगर प्रकृति के किसी एक अंग के साथ जुड़ते हैं तो आपका जुड़ाव बाकी सारों से हो ही जाता है। और फिर आप जल जंगल जमीन हवा के बारे में सोचे, पंछियों के बारे में ना सोचे, प्राणियों के बारे में ना सोचे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो चारों अवस्था बताई गई दर्शन में, जब आप प्रकृति के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो फिर सभी साथ में आ जाता है। फिर सभी की तरफ न्याय करने की भी एक भावना हमारे अंदर आ जाती है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जब हम जंगल लगाने लगे तो जल की बात आई कि भाई पानी कहाँ से लाएंगे। बहुत आसान तरीका होता है कि भाई बोरवेल है, निकाल लो पानी और डाल लो। लेकिन जब आप प्रकृति को समझते हैं तो आप समझते हैं कि सूखे विस्तार में आप अगर बोरवेल से पानी निकालेंगे तो आप भूगर्भ जल को निकाल रहे हैं और आप भूगर्भ को खोखला कर रहे हैं, भूगर्भ जल खत्म कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम इस तरीके से तो नहीं लगाएंगे। फिर हमने एसटीपी को अपने इम्प्लीमेंट किया। एसटीपी लकीली वहां पे हमारे पास ऑलरेडी था, बस वो शुरू नहीं हुआ था। तो हमने उसको मेहनत करके शुरू करवा लिया। अपने 125 एकड़ के कैंपस में उसका पूरा नेटवर्क पाइपलाइंस का डलवाया। और मुझे इस बात की खास तौर पे विशेष रूप से खुशी है कि हमने वहां पे जो भी 35,000 30,000 पेड़ खड़े किए, वो ज्यादातर हिस्सा हमने अपने कैंपस का जो यूज्ड वाटर था, जो एसटीपी में जाता था और वहां से प्रोसेस करके आता था, हमने उस यूज्ड वाटर से हमने ये पेड़ों को नर्चर किया। हमने उसके लिए शुद्ध पानी बहुत कम यूज किया। तो जल के बारे में जी, तो जल के बारे में समझे तो ये समझ में आया। फिर मियावाकी वैसे देखने जाए तो लगता है कि थोड़ी सी महंगी पद्धति है। आपको खाद चाहिए, आपको कोकोपीट चाहिए, आपको राइस हस्क चाहिए, आपको जेसीबी चाहिए, आपको लेबर्स चाहिए, आपको प्रोटेक्शन करना है, आपको पानी चाहिए। तो सब मिला लीजिए 3 साल तक मेंटेनेंस। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि ये महंगी पद्धति है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिए तो ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी हमारे पास तो कोई उसके लिए फंड था नहीं। तो अब कैसे किया जाए, बार बार कहाँ से खाद मांगा जाए। तो फिर सही से बात। जब से मैंने जीवन विद्या शिविर की थी, कहीं ना कहीं गाय दिमाग में घुसी हुई थी कि भाई एक नो सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बनाना है तो कहीं ना कहीं गोपालन होना चाहिए। लेकिन उसका कोई मॉडल मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हम अगर लाके रख देंगे, अगर एक जीव है उसकी ठीक से सेवा नहीं हुई तो भी दुख होता है, तो ये तो करना नहीं था। तो मुझे 10 साल तक तो मॉडल, 8 साल तक 7 साल तक समझ में नहीं आया कि हमारे कैंपस में गाय को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बचाऊ में जैसे मियावाकी करते हुए ही एक दिन अचानक से दिमाग में ख्याल आया कि इतने सारे जवान भी हैं, इतनी सारी जमीन भी है और हर जवान की अपनी गाय भी है। प्रॉब्लम यह है कि वो गाय को अपने कैंपस में नहीं रख सकता है, वो अपने गांव में अपने घर में रख के रखा है। तो क्यों नहीं ये प्रयोग किया जाए कि जवानों को छूट दी जाए कि अपनी गाय को कैंपस में रखना चाहे तो 10-15 लोग जो भी रखना चाहे रख लें और अपना दूध भी बेचें। और कोरोना भी था तो हमको दूध के लिए भी थोड़ा सा सेल्फ सस्टेनेबल होना था, हमको बाहर से जो चीजें आ रही थी वो कम करनी थी। तो हमने ये प्रस्ताव रखा कि भाई कोई अगर अपनी देशी गाय जो है, हम एचएफ नहीं अलाउ करेंगे, देशी गाय अगर कोई रखना चाहे तो आप रख लीजिए। उसके लिए शेड आप खुद बना लीजिए, चारा पानी आप अपने कैंपस की जमीन में कर लीजिए और सिर्फ गोबर और गौमूत्र हमें दे दीजिए, दूध आप बेच लीजिए। तो जवान खुशी खुशी बात। तैयार हो गए और 10-15 जवानों ने अपनी गाय रख ली। तो हमारे पास 10-12 गाय, 8-10 बछड़े। तो ये कैंपस में एक गायों वाला वातावरण हो गया, बड़ा अच्छा भी लगता था। और हमारी जो खाद की समस्या थी बेसिकली वो हमने सॉल्व कर दी एकदम मुफ्त में। तो ये नहीं कि हम पद्धति के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम उसको बहुत अच्छी खाद देंगे और वो खाद के लिए हम सेल्फ सस्टेनेबल बन गए। दूसरा, हमने अपने पूरे कैंपस का ऑर्गेनिक वेस्ट जो था, तो वो पूरे किचन वेस्ट, पेड़ पत्तों का जो सारा वेस्ट निकलता था उससे भी खाद बनाना शुरू कर दिया। तो हमने बहुत टन बंद खाद बनाया उससे और उसको हमने मियावाकी में ये किया। तो हम ये सीखे, मतलब मियावाकी करते करते गाय को समझे, गाय को सीखे, खाद को समझे, खाद को सीखे। फिर नर्सरी की जरूरत पड़ी कि भाई प्लांट चाहिए, प्लांट मिलते नहीं है और हमको जब लगाना है तब प्लांट मिलते नहीं है, क्या किया जाए। तो जवानों ने बोला कि सर चलिए नर्सरी ही बना लेते, अपनी ही बना लेते। हमने कहा बहुत
बहुत बढ़िया बात है, चलिए बना लीजिए। तो हमने सीड्स से नर्सरी बनाना शुरू किया, तो हमारी बहुत बढ़िया नर्सरी बन गई। तो फिर हम प्लांट के लिए भी सेल्फ सस्टेनेबल हो गए। तो इस तरीके से फिर प्लास्टिक वेस्ट का सवाल आया कि भाई कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, वो भी पर्यावरण को हानि करता है। हम बेलिंग प्रेस मशीन ले आए, प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता था, चला जाता था, उससे बेंचेस बन के कैंपस में आ जाती थी, जो हमको यूजफुल होती थी। फिर जरूरत पड़ी कि भाई तालाब भी होना चाहिए, पंछी आते हैं, पंछी कहाँ पानी पिएंगे, उनको पूरा साल कैसे पानी मिले। तो एक छोटी सी जगह जो ढलान वाली थी, वहां पे हमने तालाब भी बना लिया, उसके आसपास हमने पेड़ लगा दिए। तो अब तालाब मियावाकी को सस्टेन करेगा, मियावाकी तालाब को सस्टेन करेगा। सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में भी मेरे जो चेंज आया कि मियावाकी करते करते, कि मुझे इसके ये नहीं था कि भाई करना है कुछ इतने हजार इतने लाख कर दिए, कोई नंबर गेम में नहीं जाना था। लेकिन मुझे बहुत जेन्युइनली क्या ये पद्धति हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए उपयोगी हो सकती है, वो मुझे खुद चेक करना था। लोगों ने तो चेक करके बताया ही है कि उपयोगी है। तो मैंने जी। पंछियों को देखना शुरू किया कि भाई जंगल लगाने से क्या कुछ फर्क पड़ता है, कि अभी जो है उससे कुछ चेंजेस आते हैं क्या। तो वो आप कब समझेंगे, जब आप पंछियों को पहचानेंगे। मैं तो कुछ नहीं पहचानती थी, मतलब जैसे आम लोग पहचानते हैं कौवा, कबूतर, मोर, पोपट, ऐसे समझ में आता था बाकी सारी चिड़िया। तो मेरे को भी ऐसे ही था। तो मैंने फिर पहचानना शुरू किया, देखना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैं मोबाइल से फोटो लेके सुरेश भाई को भेजती थी, तो वो कभी फोटो आता था, कभी नहीं आता था। सुरेश भाई कभी कभी गाइड हाँ। करते थे, दूसरे लोग गाइड करते थे। फिर ये करते करते मैं बर्ड वॉचिंग में गई, तो मैंने स्पीसीज नोट करना शुरू किया। बटरफ्लाईज में गए तो बटरफ्लाईज की स्पीसीज नोट करना शुरू किया कि भाई 3 साल के बाद देखेंगे कि फर्क क्या पड़ रहा है। तो जो नंबर्स थे उसमें तो हमको बस 1 ही साल में, 2 साल में बहुत जबरदस्त फर्क दिखा कि पहले जितने पंछी थे हमारे वहां, ऑलरेडी बहुत सारे पंछी थे, कच्छ वैसे भी बहुत रिच है, तो बहुत पंछी थे, वो लगभग 2 गुना 3 गुना उनकी संख्या वहां पे हो गई। और क्योंकि आपको कितने हैं स्पीसी वो देखने के लिए 2-3 साल चाहिए, तो हाँ। मुझे लगता है कि वो 3 साल तो मैंने बस नोट ही करते रहे कि ये हैं, ये हैं। बहुत आश्चर्य की और बहुत ही खुशी की बात मेरे लिए ये रही कि अभी जस्ट मैंने पिछले महीने बचाओ कैंपस विजिट किया किसी काम से, और सडनली जंगलों में घूमते हुए मुझे वहां पे पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे हम गुजराती में दूधराज कहते हैं, वो दिखा। वो बिल्कुल घने जंगलों में रहने वाला पंछी है, जो जंगल पानी क्या होता है बात है। वहां पे वो होता है। और दूधरा मतलब पैराडाइज फ्लाई कैचर को ढूंढने के लिए मैं जूनागढ़ के जंगलों में खूब घूमी थी, तब जाके बड़ी मुश्किल से मुझे वो दिखा था। और मतलब मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि बचाऊ में और पैराडाइज फ्लाई कैचर, मतलब इट वाज लाइक सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। मतलब मैं आज तक यस। उसको सोच के बहुत खुश होती हूँ कि इसका मतलब है कि हमारे जंगल कुछ असर कर रहे हैं, कहीं इकोसिस्टम इसका बदल रही है। जी, जी, जी। जी। मुझे लगता है इसका मतलब वो जो जंगल है उसके लिए उसको पैराडाइज मिल गया। उसको पैराडाइज मिल ताकि गया। और मुझे तो ये लगता है कि पैराडाइज फ्लाई कैचर ने आके हमें सर्टिफिकेट दिया कि भाई आप लोग पास हो गए हैं, आपने जो काम किया था वो कहीं सक्सेसफुल हो गया है। तो ये बहुत ही मतलब ये पहला मैं कह रही हूँ कि स्पीसी वाइज जो मैं सर्टिफाई करके कह सकती हूँ कि जो वहां हमने कभी नहीं देखा था, देखने की उम्मीद तक नहीं थी, वो बर्ड वहां पे दिखा। अब और भी होंगे लेकिन मैं वहां पे नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि वहां पे और क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये एक बहुत जबरदस्त चेंज हुआ। दूसरी, जैसे शालिनी आप लोग आए थे, हमने बात की थी बटरफ्लाईज पे, हम बात कर रहे थे। इस पे से हम जी। नेचर पे जाएंगे कि नेचर कितनी स्विफ्टली, मतलब कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। तो जब हम बटरफ्लाईज के लिए ये हुए सेंसिटाइज हुए, तो हमें लगा कि चलिए बटरफ्लाई सपोर्टिंग स्पीसीज लगानी चाहिए। हमने बटरफ्लाई पार्क वगैरह बनाया। इस क्रम में मुझे पता चला, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि बटरफ्लाईज की स्पीसीज होती हैं और क्या होता है क्या नहीं। अपने ऐसे ही कभी कभी देखते थे और बस बटरफ्लाई कुछ होता है। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज होती हैं, इतने छोटे छोटे अंतर से स्पीसीज बदल जाती हैं। तो बहुत उसमें इंटरेस्ट आया, उसमें आगे चले। तो एक मैंने तब भी बताया था शालिनी, मैं फिर से अपने दर्शकों के साथ शेयर करती हूँ कि एक बटरफ्लाई होती है, उसका नाम है टाउनी कोस्टर। तो ये बटरफ्लाई सिर्फ कृष्ण कमल की वेल, और ये बटरफ्लाईज का ये है कि
पर्टिकुलर बटरफ्लाई पर्टिकुलर चीज पे ही अपना अंडा रखेगी, उसे उसका कैटरपिलर पर्टिकुलर प्लांट को ही खाएगा, हर किसी पे कहीं भी रख दे ऐसा होता नहीं है। तो जो हमने कृष्ण कमल पे रखती है टाउनी कोस्टर अपना अंडा वंडा, तो वो थी नहीं हमारे पास, तो टाउनी कोस्टर भी नहीं थी, वो हमने देख लिया था कि हमारे कैंपस में टाउनी कोस्टर नहीं है। तो मैंने कृष्ण कमल लगाया और मुझे लगा कि आएगी कभी 2-4 साल में शायद आ जाए, अब यहाँ आसपास नहीं है तो कहाँ से आएगी, फिर भी हमने लगाया। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, विद इन 2 months हमारे कैंपस में टाउनी कोस्टर आ गया। तो ये मुझे इतना चौंकाने वाला लगा कि इतनी बड़ा विशाल कैंपस ही हमारा इतना विशाल है, पता नहीं ये इतना छोटा सा जीव कहाँ पे होगा, और उसको कैसे पता चला कि यहाँ पे मेरे लायक कोई चीज लग गई है और अब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो ये शालिनी मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा मैंने सीखा और जो मुझे बहुत ही आश्वस्त करने वाली बात लगती है, बहुत ही रियश्योर करने वाली बात लगती है, बहुत ही मतलब कृतज्ञता से जो भर देती है वो बात लगती है कि प्रकृति ना बहुत ज्यादा फॉरगिविंग है, प्रकृति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्डिंग है। आप एक कदम चलिए वो 100 कदम चलती है। तो यही चीज हमने राजकोट में भी देखा कि हमने बटरफ्लाई पार्क लगाया, अभी 7-8 महीने भी नहीं हुए हैं, और अभी मैं जाके वहां पे बैठती हूँ, पहले इक्का दुक्का कहीं कहीं बटरफ्लाई दिखती थी, उस पार्क में जाके बैठते हैं, सैकड़ों बटरफ्लाई आपके आसपास में मतलब घूम रही हैं। तो ये एकदम चमत्कारिक सा लगता है कि हमने तो बस एक मतलब पहचान लिया कि जंगली ही पौधा है, जिसको हम नहीं पहचानते थे उसको लाके लगा दिया, एक एक पौधे पे 25-25 50-50 बटरफ्लाईज लगी रहती हैं। तो मतलब नो आप ये पानी मांगो तो दूध देती है प्रकृति, इसके टाइप का है कि आपने कुछ भी, आप तो डर डर के शायद इसका कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन तब तक में तो जवाब आ जाता है और बहुत फास्ट जवाब आता है। और कोरोना में भी हमने देखा कि हमको अभी तक ये लगता था कि गंगा को साफ करना पॉसिबल ही नहीं है, शायद हम इतनी कोशिश कर चुके हैं, पर्यावरण को, हवा को साफ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोरोना ने हमने देखा कि हम सिर्फ महीना 1.5 महीना हम लोग रुक गए, सब कुछ बंद कर दिया, लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज बंद हो गए, तो कितना फर्क पड़ गया था। तो जो गंगा के स्ट्रीम्स हम ट्रिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके डिकेड्स में साफ नहीं कर पाए थे, तो वो हमारे 1.5-2 महीने में गंगा के स्ट्रीम काफी साफ हो गए, हमारी हवाएं इतनी पारदर्शक हो गई, दूर दूर से हिमालय की चोटियां दिखने लग गई, जो इंसेक्ट्स, जो बटरफ्लाईज हमने कभी नहीं देखे थे वो हमको आसपास दिखने लग गए। तो प्रकृति में सब कुछ है, वो कहीं हमारी आसपास है, बस वो शायद हमारे पुकारने का इंतजार कर रहा है कि हम उनको उपयुक्त वातावरण दे दें और वो अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर दें। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है ये मैंने जबरदस्त सीखी है, तो इससे कृतज्ञता भी बढ़ती है और विश्वास भी बढ़ता है कि काम तो करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो दीदी एक तो मतलब मुझे तो गूज बम्स हो जाते हैं ना, कि क्योंकि मैंने देखा है कितनी सारी तितलियां एक साथ उड़ती हैं, ऐसा कभी कभी हम बड़े डिवाइन फोटोज वगैरह में ही देखते थे, है ना। तो मेरे ध्यान में ये बातें आई, आपने जैसे कि कहा कि प्रकृति है ना बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बिल्कुल वो मित्रता के लिए, मित्र हमारे पहले आई, हम हमारा ही इंतजार कर रही थी, है ना। तो इनफैक्ट वो हमें पुकार रही होती है, हम शायद आवाज नहीं सुन पाते। हाँ हाँ, मतलब प्रकृति का मतलब मानवेतर प्रकृति, हम भी प्रकृति ही हैं, है ना। बिल्कुल बस थोड़ी सी बात, जरा एक बार है ना सुन लिया जाए उस पुकार को, जी हस्तक्षेप करना बंद करें, है ना। हम जी हस्तक्षेप मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसकी जगह पर अध्ययन, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली तो मैं ये आपको अनावश्यक हाँ हादसे का एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि जैसे जी हम लोग पुलिस कैंपस में होते हैं, हमारे जवान जब खाली रहते हैं तो हम सबका ये ड्रिल होता है कि भाई खाली तो किसी को बैठने नहीं देना है, वो कुछ ना कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा? तो सारी घास फूस जो हुआ है वो उखाड़ उखाड़ के साफ कर देगा। तो हमारा ये मतलब समझ की ही कमी है, हमको लगता है कि घास जो है वो कचरा है ना, और हाँ, उसको निकाल के फेंक देना वो सफाई है। तो हम ये सही अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। तो जब हमें पता चला कि भाई इसी घास में तो तितलियां अपने अंडे रखती हैं, यहीं से उसका हाँ कैटरपिलर कुछ खाता है, आप उस घास को निकाल के फेंक दे रहे हो, तो आप ये सबको हटा दे रहे हो, है ना। तो हम जब नहीं समझते हैं, हम समझते झाड़ पेड़ सूख गया है, अब ये इसको सूखा हुआ रख के क्या करना है, चलो इसको निकाल के फेंक दो, ये खराब लग रहा है। लेकिन कुछ पंछी ऐसे हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं वो जो सिर्फ सूखे हुए पेड़ में रहते हैं, तो जैसे आपने उसको निकाल दिया तो आपने उस पंछी को वहां से निकाल दिया। तो ये जो समझ की कमी है, दर्शन यही कहता है इंसान अपने आप को विलन न समझे, इंसान ज्ञानावस्था है तो उसको संस्कार विधि से ही आगे बढ़ना है। अब वो संस्कार उसे नहीं मिले
मिलेगा तो बेचारा इंसान क्या करेगा। तो जब तक वो समझ नहीं मिलती है, वो संस्कार नहीं मिलता है, तो हम कुछ ना कुछ उटपटांग करते ही रहते हैं और नुकसान करते रहते हैं, बेवजह नुकसान करते रहते हैं। बस वो छोटी सी समझ आ जाए तो भी हम बहुत सारा नुकसान बचा सकते हैं। एकदम बढ़िया है ना। तो भैया इस कहानी में विलेन नहीं, हीरो बनना है, ठीक है। और हीरो बनने के लिए प्राकृतिक नियमों की समझ और समझ पूर्वक प्रकृति पर श्रम नियोजन है ना, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए श्रम का नियोजन है ना। नियोजन बिना नियामन पूर्वक, बिना नियमों को समझे, बिना वास्तविकता को जाने होता नहीं है। और उस वास्तविकता का पूरा अध्ययन है ना, एक व्यक्ति क्या है उस समझ से लेकर, और उसकी भी तात्विक, बौद्धिक, तार्किक तीनों प्रकार से समझ, और इसके साथ एक मानवीय व्यवस्था कैसे खड़ी हो, इसका पूरा प्रस्ताव मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में श्री ए नागराज जी ने हमारे सामने रखा है। वे स्वयं अनुभव संपन्न थे और उन्होंने हमें जागृति का रास्ता दिखाया है, ऐसा कि कैसे मानव इस धरती पर रहे, है ना। तो हर क्षण में सुखी कैसे हो सकता है ना, उसके लिए एक बात दर्शन का प्रस्ताव रखा गया है। और अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय। दीदी, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैंने ऐसा विचार किया है, जो भी लोग है ना इसी एक स्पिरिचुअल लोनलीनेस से गुजर रहे हैं या चाहते हैं मुझे दर्शन को समझना, उनके लिए एक ऑनलाइन अध्ययन सत्र को शुरू करने का प्रयास करना चाहती हूँ। हर रोज शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटे का, हर रोज इसी तरह से संवाद पूर्वक हम प्रस्ताव को रखेंगे कि भाई देखो अभी यहाँ पर है, इसके आगे हमें क्या करना है, या ये सहस्तित्ववादी विचार क्या कहता है इसके स्थान पर। तो ऐसा एक करने की इच्छा है, और उसमें जुड़ने के लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर चैट बॉक्स में एक लिंक यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम 1 हफ्ते के बाद ये सेशंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो कोई भी जुड़ सकता है, 10 वर्ष से ऊपर वो व्यक्ति हो वो जुड़ सकते हैं, है ना। पूरा परिवार भी साथ में बैठ करके देख सकता है। तो एक ये छोटी सी बात मैं मेरी तरफ से भी ये प्रस्ताव ही है ना, जो भी जुड़ना चाहें उनके लिए। बढ़िया। तो दीदी जबरदस्त आपने बातें बताई। दर्शन में भी कहा गया है कि जो परिवार व्यवस्था जिसको बोला ना, 10 लोगों का एक अधिकतम परिवार की व्यवस्था, और 5 एकड़ जमीन में 10 लोग काम करें, इस विधि से श्रम पूर्वक उत्पादन हो, आवश्यक वस्तुओं का ही उत्पादन हो। और उसमें बाबा जी ने एक बात बोली है कि 10% जमीन पर जंगल का आरोपण होना चाहिए, है ना। ये बाबा जी ने देखिए बिल्कुल शालिनी, स्पष्ट। बाबा जी तो हम समझते हैं कि एक जागृत व्यक्ति थे। हम जिस जागृत व्यक्ति को अगर दुनिया में जानते हैं तो बाबा जी थे। और अगर बाबा जी भी ये बात बोल रहे हैं तो मतलब हाँ, ये जरूरी भी है और संभव भी है, दोनों है। और संभव बिल्कुल हमने देख लिया कि किस तरीके से संभव है। तो तुमने एकदम। जब कल मुझे ये बात बताई कि बाबा जी ने ये हाँ, वाली बात बोली है, तो मुझे बड़ा यस। कनेक्शन लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं उस जागृत व्यक्ति ने ये संभावनाओं को देखा होगा। बिल्कुल। तो दीदी ये बताइए, मियावाकी जब हम फॉरेस्ट लगाएं, जैसे हमारी कॉलोनीज हैं, वहां पर कई बारी कॉमन प्लॉट या खाली कोई प्लॉट पड़ा रहता है ना। और हम किस तरीके के पेड़ों का चयन करें, क्या तो उसमें अभी हाँ फूलों शालिनी, के हम पौधे पद्धति लगा पे आते सकते हैं। हैं? हाँ, हाँ हम जी। पद्धति पे आते हैं अभी। तो बेसिक एक तुमने ये भी पूछा कि उससे क्या कोई हानि भी होती है। तो जब से जी। मैंने शुरू किया है, क्योंकि मकसद हमारा ये है कि प्रकृति को हम कुछ अच्छा दे पाए, जो गलत हुआ है उसको कुछ हम रिवर्स कर पाए। तो मेरा कंटिन्यूअस ये आज भी है, ये अभी आज की तारीख में मुझे कोई साबित करके दिखा दे कि मियावाकी प्रकृति के लिए हानि कर सकता है या कर रहा है, तो आई विल स्टॉप इट राइट नाउ, है ना। तो मैं कांस्टेंट ढूंढती रहती हूँ कि इसमें कोई हानि तो नहीं होती है। पहले जो क्रिटिक्स मैंने पढ़े, तो उसमें जो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्रिटिक्स क्यों है। एक तो बात ये है कि ये पद्धति क्या है कि आप नजदीक नजदीक में पेड़ लगाते हैं, उसमें आप अलग अलग ऊंचाइयों के पेड़ लगाते हैं। तो जनरली जो हमारे मोनोकल्चर होता है वो क्या होता है, ऊपर ऊपर आपको कैनोपी दिखती है, नीचे नीचे सिर्फ आपको तने दिखते हैं और बाकी जगह खुली खाली पड़ी रहती है। मियावाकी पद्धति यह है कि आप 1.5-2 फीट पे लगाते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक आपको पूरा ग्रीन कवर ही दिखता है। कुछ पेड़ श्रब्स हैं, कुछ ऊपर से है, कुछ उससे ऊपर है और कुछ कैनोपी है। तो एक छोटी सी जगह पे हर लेवल पे एक पौधा है, हर लेवल पे एक पेड़ है। और उसको
आप एक प्रोसेस के साथ लगाते हैं। ये प्रोसेस क्यों जरूरी है? अब जो तुम क्षति की बात कर रही थी, जिसके बारे में अब मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हो चुकी हूँ, और अब मैं लोगों को ये कहती हूँ कि ढंग से लगाना है तो लगाओ, वरना मत लगाओ, है ना। तो मैं मतलब मैं फ्रस्ट्रेट होती जा रही हूँ कि लोगों ने इसको बिल्कुल पागलों के जैसे शुरू कर दिया है, नंबर गेम में पड़ गए हैं। मैंने 1000 लगा दिए, मैंने 10,000 लगा दिए, मैंने 2 लाख लगा दिए, मैंने 5 लाख लगा दिए। हम प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अगर हम इस तरीके से बिना प्रोसेस समझे और बिना प्रोसेस फॉलो किए हम लगा रहे हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल। क्या है? तो इसमें हाँ। सिर्फ 100 अगर आपके पास स्क्वायर मीटर जगह है, 100 स्क्वायर मीटर जगह है आपके पास, तो उसमें आप 300 से 500 पेड़ लगा सकते हैं। अब इसको लगाने के लिए आपको उसमें खाद डालना है। अगर जमीन चिकनी है तो आपको भूसा ज्यादा डालना है, जमीन सूखी है तो आपको कोकोपीट ज्यादा डालना है, ताकि नमी बनी रहे। तो वो जमीन जैसी है उसके अनुसार आपको कुछ चीजें उसमें डालनी है। पूरी जमीन को 1 मीटर तक खोदना है, फिर छोटे छोटे गड्ढे करके उसमें लगाना है, उसमें रेगुलर वाटरिंग करना है, उसमें से वीड्स दूर रखना है, उसको मल्च करना है। छोटी सी बात है, लेकिन लोग, और दूसरा सबसे बड़ा आपने जो स्पीसीज का पूछा, स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ नेटिव स्पीसी होनी चाहिए। तो आप कच्छ में लगा रहे हैं, आप हमारे कच्छ के जंगल देखेंगे तो आपको 70% जंगल में कांटे वाले ही पेड़ दिखेंगे, क्योंकि कच्छ ड्राई एरिया है। वहां की जो नेटिव स्पीसी हैं वो सारी कांटे वाली स्पीसी हैं, जिनको कम पानी चाहिए और जो सूखे में भी अपने आप को संभाल के रख पाए। तो आप जहां लगा रहे हैं आपको उसमें नेटिव स्पीसी लगानी है, उसमें भी रेशियो है। आप इतना परसेंट 10% कैनोपी लगाएंगे तो इतना, 30% आप ट्री लगाएंगे तो 25% आप मीडियम लगाएंगे तो 15% आप श्रब लगाएंगे। ये एक सिंपल सा रेशियो है, उसको आपको समझना है। और उसके बाद आपको मेजर, माइनर, सपोर्टिंग में आपके प्लांट्स को डिवाइड करना है कि आपका जो जंगल है उसका ऑलमोस्ट 40 से 50% हिस्सा सिर्फ 5 स्पीसी से बना होता है, बाकी उसका 30% हिस्सा बाकी 10 स्पीसी से बना होता है, और बाकी 20% हिस्सा उसमें आप 10, 20, 30, 40, 50 कितनी ही स्पीसीज लगा लीजिए। तो ये थोड़ा सा समझ के करना है। अब हो क्या रहा है कि लोग बिना प्रोसेस का इंपॉर्टेंस समझे, सिर्फ जगह मिली कोई भी टाइप के पेड़ ढूंढो और उसको कैसे भी, कोई प्रोसेस मत करो, बस नजदीक नजदीक लगा दो। तो बहुत सारे पेड़ों को नजदीक नजदीक लगा देना ये मियावाकी कतई नहीं है। तो ये हमें हाँ। समझना पड़ेगा। अब उसके पीछे का आप रैशनल समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक गाय है, आप उससे दूध निकाल रहे हैं, तो आप उसको खाना देंगे कि नहीं देंगे? आप बिना खाना दिए आप बस उसका दूध खींचते जाएंगे, गाय मर जाएगी। वैसे ही बिल्कुल। धरती है, तो वो धरती जहां पे 10 पेड़ लग सकते थे वहां पे आपने 300 पेड़ लगा दिए हैं, है ना। तो धरती की उसको पोषण देने की एक क्षमता है। अगर आप उसको ज्यादा पोषण, एडिशनल पोषण खाद के रूप में और बाकी चीजों के रूप में नहीं देंगे तो धरती उन पेड़ों को कैसे सस्टेन करेगी? धरती की एक क्षमता है, तो आपको वो देना पड़ेगा। अदरवाइज भूगर्भ जल ज्यादा सोसा जाएगा, अदरवाइज कुछ सालों के बाद पेड़ मरना शुरू हो जाएंगे और आपका जो सारा मेहनत है वो सारा आपका नष्ट हो जाएगा। तो आप पेड़ लगाएं और भूगर्भ जल को खत्म कर दें तो आपने कोई फायदा नहीं किया है, आपने पर्यावरण को कोई अच्छी चीज नहीं दी है। इससे बेहतर है कि आप पेड़ मत लगाइए, है ना। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रख के जब आप करते हैं तब आप ठीक करते हैं। तो लोग कोकोपीट नहीं डालते हैं, चलो नहीं डाला, हमारे पेड़ तो बढ़िया हो रहे हैं, बढ़िया आपके जैसा ही हमारा जंगल लग रहा है, लोग बोलते हैं। भाई वो 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन फिर अंदर नमी नहीं रहेगी। तो जब आप वाटरिंग करना बंद कर देंगे फिर आपके पेड़ मरना शुरू हो जाएंगे। तो 10 साल के बाद उसको जैसा होना था वैसा जंगल नहीं होने वाला है, और धरती से भूगर्भ जल भी जाएगा। आप नेटिव स्पीसी नहीं लगाते तो क्या होता है कि जो नेटिव नहीं है वो या तो बढ़ती नहीं है या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दूसरे को नहीं बढ़ने देती है, तो भी आपका जंगल बैलेंस नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीजों को, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक सिंसियरली, ऐसा भी नहीं है कि बस आज दिमाग में आया और हम अंशंट कुछ भी लगा दे। मैंने भी बहुत सी गलती की है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने बहुत परफेक्ट जंगल लगाया, आज भी शायद मैं बहुत सारी गलती कर रही हूँ। अभी भी मैं ये मानती हूँ कि मैं शायद 60% 70% मियावाकी को समझी हूँ। तो लेकिन आपका एक सीखने का, आपका
भावना तो होनी चाहिए ना कि जब तक बिल्कुल। मुझे नहीं पता है तब तक मैं गलती करूं, लेकिन एक बार ठोक ठोक के बोल दिया जाए कि ये मत करो, उसके बावजूद भी सिर्फ आप नंबर गेम में जाके कि नहीं नहीं ये सब करेंगे तो हम 50,000 नहीं लगा पाएंगे, तो हमको ये नहीं करना है, हमको तो 50,000 लगा के फेसबुक पे फोटो डालना है, तो आप कोई पर्यावरण के हित में काम नहीं कर रहे हैं। अपने आप को पूछने की जरूरत है। कुछ लोग, हमने शुरू किया और कुछ लोगों ने लाखों लगा दिए हैं, और मैंने तो उस मुकाबले बहुत कम लगाए हैं। अब राजकोट का ही जी। एग्जांपल देख लीजिए, अब हमारी टीम इतनी जबरदस्त तैयार है, सारी चीजें तैयार है, सारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हम जी। चाहें तो यहाँ पे हम बस 3 महीने में हम 1 लाख पेड़ लगा सकते थे। हमारे पास जमीन है, हमारे पास रिसोर्सेस है, जी। हम रुक गए हैं, हम 10,000 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्यों रुक गए हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पानी नहीं है। पानी नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे 4 बोरवेल हैं जो जिंदा भी हैं, हम उसमें से निकाल भी सकते हैं, बट हम जी। नहीं निकालना चाहते हैं। तो अगर हमें राजकोट कॉरपोरेशन एसटीपी का पानी देता है तो हम आगे लगाएंगे, नहीं देता है तो हम नहीं लगाएंगे, है ना। तो नंबर गेम में नहीं जाना है कि बचाओ में 35,000 लगाए, हमें यहाँ 50,000 लगाना है, ये कंपटीशन में जाना ही नहीं है। आपका हेतु बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हेतु क्या है, कि पर्यावरण को उपयोगी हो जाओ। अगर उपयोगी नहीं हो रहे हो तो बेटर है कि काम न करें। तो इस बारे में मैं सचमुच किसी मंच से बहुत क्लियरली बोलना चाहती थी कि आप अगर वाहवाही के लिए, सोशल मीडिया में फोटो डालने के लिए, या अपने आत्मसंतोष के लिए कि मैंने ये महान काम कर लिया है, मियावाकी कर रहे हैं और प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए, बेटर है कि मत कीजिए। बहुत बहुत सही ध्यानाकर्षण दीदी। मुझे हमारे एक टीचर की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, मोड़ पर और होड़, मोड़ और होड़ ये 2 जगह हैं जहां दुर्घटनाएं होती हैं। मोड़ बिल्कुल। मतलब वो ऐसी जगह जहां पे आपको आगे क्लैरिटी ना हो, है ना, उसको मोड़ कहा। और होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की इन्होंने इतने लगाए तो हम इतने लगा करके दिखाएंगे, या जीवन में कोई लक्ष्य रख लिया कि हमको इस जन्म में 10 लाख पेड़ लगा के ही हम जाएंगे। हाँ। इस विधि से आगे नहीं चलना है, ये ध्यानाकर्षण कराया। और मैंने ये भी सुना, आपने, आप ये कह रहे थे कि अगर हम समग्रता में समझे बिना, मतलब पेड़ के साथ जल को भी समझो, जमीन को भी समझो, यदि हम समग्रता में नहीं समझ रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, और उस हिसाब से प्रयोजन को समझे बिना हम लोग यदि प्रक्रिया में भी चले जा रहे हैं ना, कि हम चलो ठीक है प्रोसेस ही फॉलो कर रहे हैं, उसका प्रयोजन एग्जैक्टली नहीं पता है ना जी। एग्जैक्टली बहुत जरूरी है, प्रक्रिया हाँ, भी समझें, प्रयोजन भी प्रयोजन को समझें, समझे। और इसमें न्याय को पकड़े रहें। मेन हाँ, चीज ये है, जो बस दर्शन बस से वही। जुड़े हुए लोग हैं वो समझ पाएंगे, है ना, कि हम परस्पर में मतलब उभय तृप्ति हो जाए। ये नहीं है कि बिल्कुल हम बिल्कुल। सिर्फ ऊपर ग्रीनरी देख के हम बोस्ट करें कि वाह देखो मैंने ये कर दिया। ये नहीं है। अगर धरती को आपने नुकसान किया है, अगर पानी को नुकसान किया है, अगर पेड़ हाँ वो आज हो के 10 साल बाद मर जाने वाला है, 5 साल के बाद, जी। तो आपने जी न्याय नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अभी एक शब्द दीदी ने यूज किया, उभय तृप्ति। उभय तृप्ति का अर्थ या न्याय का अर्थ है कि ऐसा होना और रहना कि आप जहां हैं, जो हैं, जैसे हैं, हर एक दिशा में समाधान स्वरूप हैं। जैसे मनुष्य ने उल्टा ना हो जाए, है ना, जैसे हम ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने गए, पोल्यूशन को साथ में ले आए ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ना आज हो तक जाए कि यही पेड़ होता लगाने आया है गए। इंसानों के हाँ, साथ, यही होता यही आया है। होता हम है एक ना। समस्या से जूझते हैं, उसका समाधान करने जाते हैं, दूसरी 5 समस्या हम क्रिएट कर लेते हैं। यस यस। तो जब हम प्रयोजन पूर्वक कोई काम करते हैं, प्रक्रिया को समझ के कोई काम करते हैं, समग्रता में समझ के काम करते हैं, तो वो सही होता है। अन्यथा यदि समझे बिना कर रहे हैं तो वो गलत ही होगा, ये निश्चित है। कुछ समय में रिजल्ट आ ही जाते हैं। और विविधता आवश्यक है, विविधताओं के प्रयोजन है। जैसे आपने बताया ना, अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो ट्रीज है उनके प्रयोजन है। एक साथ एक ही पेड़ ना लगाए जाए, अलग अलग जो पेड़ लगे हुए हैं उनके भी प्रयोजन है। नेटिव स्पीसीज को ही लगाएं, ये बात हुई। यदि आपने और ये नंबर बेसिक चीज है पढ़, शालिनी, कि अगर एक बॉटनिस्ट ने, अगर एक बहुत ज्ञानी वैज्ञानिक ने 40 साल जी अपनी जिंदगी के किसी एक पद्धति को देने के, मैंने भी बहुत बेवकूफियां की हैं कि जी प्रोफेसर मियावाकी ने तो 1.5 बोला, 2 बोला, चलो 3 पे लगाते हैं क्योंकि तो बहुत फैल रहे हैं, इसको जगह नहीं मिल रही। मैंने सारी बेवकूफियां करके देख लिया है। तो फिर जी मुझे ये समझ में आया कि भाई साहब उन्होंने जो बोला है
वो आखिर है। अपनी अकल मत लगाओ, अपने से पद्धति नई मत करो, उन्होंने कहा है बिल्कुल। उसको आप हाँ, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अनुसरण है ना, अनुसरण। अब जी भाई हमें वही बात है, किसी का अनुभव है तो उसको अनुसरण कर लिया जाए, उसमें जी वापस बार बार है ना एक अनुसंधान करने का प्रयास ना किया जाए, जी है ना। तो अगर हमने पोषण और संरक्षण को समझे बिना ये काम भी किया तो शोषण ही हो जाएगा, धरती का एग्जैक्टली शोषण करने लग एग्जैक्टली जाएंगे, है ना। एग्जैक्टली। तो हम कुल मिला के गोल गोल वहीं पहुंच जाते हैं, एक चीज को, समस्या को सॉल्व करने गए 50 खड़ी कर ली। तो दीदी अब बहुत कोई सारी बोलता बातें है कि हम आज। मियावाकी लगा रहे हैं, मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं पहले ही डर जाती हूँ और मैं पहले बोल देती हूँ कि ये करने वाले तो भैया लगाना, वरना मत लगाना। अच्छा, तो दीदी आपके सामने प्रस्ताव पूर्वक ये प्रश्न है कि जी आज देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, सुना है। आपसे जी यदि हम सीखना चाहें, या अगर आपकी टीम हमको सिखा सके, या आपके पास कोई रिसोर्सेज हो जिसके अध्ययन पूर्वक हम इन बातों को समझ सकें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्थिति में होता है, जैसे एक बात है ना, पदवान जो है वो न्याय पूर्वक सुखी होता है। हम सभी बिल्कुल किसी ना किसी एक ऐसी पोस्ट पर होते हैं, स्वाभाविक रूप से, है ना। मैं सिर्फ सरकारी पद की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे एक टीचर के तौर पर ये मेरा पद बिल्कुल है ना। हर बिल्कुल एक हम पद पर होते हैं, हमारे पास जो मतलब धन होता है, या जो हमारी जमीन होती है, हमारे परिवार की जो पारिवारिक संपत्ति है, वो सब हमारा वैभव है। उस वैभव के अर्थ में भी हमारा ये पद रहता है, हमारा अधिकार रहता है कि हम सही को करें। तो सही को करने के क्रम में यदि लोग सीखना चाहें, तो आप बताइए, आप हमारी किस प्रकार से मदद कर सकती हैं? भाई, हम मदद करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार ही हैं। आज तक मैं मतलब कहीं से भी लोग फोन नंबर, थोड़ी सी जी एक निष्ठा तो होनी चाहिए। आप ये कहें कि हम यहाँ बैठ के आपको पूरा सब कुछ करके और एक एक सब लगा के दे देंगे, तो जी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना सारा वो कर पाऊं। और जी इसीलिए हमने ऐसी सिस्टम्स वो की हैं। हमारा मिशन मियावाकी पेज है फेसबुक पे, और उसमें जी हमने सारी पद्धति डाली हुई है, ऑडियो विजुअल है, हर चीज है। तो जो भी मुझे पूछता है मियावाकी के बारे में, तो मैं उसको 4-5 चीजें भेज देती हूँ। एक तो डॉक्यूमेंट्री भेज देती हूँ, बाकी चीजें भेज देती हूँ कि भैया इतना सिर्फ स्टडी कर लो, और अब जो समझ में हम्म, नहीं आता है वो मुझे पूछो। तो बिल्कुल। हमारी में लेकिन कोई वापस आता ही नहीं है, उनको फिर जितना जो समझ में आता है वो अपनी तरीके से कर डालते हैं। तो लेकिन करते जो हैं। वापस आते हैं तो आई एम पर्सनली मतलब मैं समझा सकती हूँ कि भाई इस स्टेप पे ये करो, इस स्टेप पे ये करो, लेकिन ऑलरेडी जो है उसको अपने आप से बस समझ लो। हाँ, तो तो दीदी ये हम अगर करते अगर हैं। कोई प्रशिक्षण शिविर जैसा हम करें तो लगभग कितने देखिए, घंटे में करना काम हो अगर सकता है? चाहता है कोई, जी हमने ये शिविर सबसे पहले हमने शुरू किया था तो पूरे गुजरात पुलिस के लिए हमने अहमदाबाद में किया था। एक पूरा दिन चाहिए। और हमने भचाऊ में अच्छा। भी एक शिविर किया था 1.5 दिन का, तो उसमें गुजरात भर में से लोग आए थे, और हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि पूरा अरे प्रोसेस ऐसे होता है। तो उसमें सेंसिटाइजेशन पार्ट भी आ जाता है, और उसमें प्रोसेस पार्ट भी आ जाता है। और जब आप ऐसी जगह पे शिविर करते हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास मॉडल है, आपके पास 2 महीने का भी हम्म, फॉरेस्ट है, 2 साल का भी फॉरेस्ट है, उसकी असर भी दिख रही है, तो उसका बहुत हाँ, असर होता है। तो हमने जो बचाव में शिविर किया था बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, और पूरे गुजरात में से उसमें से मतलब सिविलियंस आए थे, और बहुत सक्सेसफुल अच्छा शिविर हुआ था। और अभी भी अगर शालिनी आप बोलती हैं कि हमारे पास 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, हम लोगों का तो यहाँ पे प्लांटेशन जनरली चलता ही रहता है। शायद इस संडे को भी हम थोड़े से 500-700 पेड़ लगा दें। तो जो भी आना चाहता है हमें पूछ ले, और हमारा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है तब आ जाए। या तो एक ग्रुप तैयार हो जाता है कि ये 20-25 लोग सीखना चाहते हैं, तो हम स्पेशली उनके लिए प्लान करके एक दिन का कार्यक्रम रख सकते हैं जिसमें ये सिखाया भी जा सकता है। क्या बात है। तो सही को सीखना केवल एक दिन में भी हो सकता है, ये जबरदस्त है, क्योंकि ये वेल डाइजेस्टेड है ना, और वेल रिसर्च बातें हैं, इनको समझा जा सकता है, और इसको कुछ प्रयास तो इसके लिए करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। मेरे पास कुछ फोटोज हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ सभी के साथ, थोड़ा देखिए कि कैसे लगते हैं ये फॉरेस्ट, है ना। तो ये इसको देखिए आप। 3 साल के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप कैसे अभी छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं, और 3 साल बाद जो दीदी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और उनसे काफी, मुझे लगता शायद है 3 दिनों शालिनी लगभग दिख हो नहीं गए थे। रहा है। दिख नहीं रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ओके, आपको वो स्क्रीन को अब दिख दिख रहा है रहा है मेरे। दीदी, अब अच्छा, दिख अब रहा दिख है। रहा है, ओके, ठीक है। हाँ, थोड़ा शायद समय लग गया होगा। पता नहीं, तो मुझे मुझे नहीं लगता दिख है रहा है, अभी। आप लोग देखिए। ठीक अच्छा, दीदी मुझे लगता है स्क्रीन को पिन करना पड़ेगा आपको।
ओके, मैं ठीक है। शेयर कर रही हूँ तो आप उसको पिन कीजिए तो आपको शायद दिखेगा। ठीक, चलिए, ठीक। तो मैं दिखा देती हूँ तब तक कि कुछ फ़ोटोज़ हैं, और तब तक अगर किसी के मन में और कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो अगले 2 मिनट बाद आप उसे चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आइए देख लेते हैं एक बार इसको। तो ये 3 साल के भीतर इतना बड़ा जंगल खड़ा हो सकता है। तो अ, यहाँ पर मैं ये ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ कि जब हमको समाधान समझ में आ जाता है, समझ बड़ी चीज़ है ना? समझ बड़ी चीज़ है, और समझ कैसी? पूरी समझ, है ना? हर एक आयाम में हमने उस बात को समझा। इसको हम कह रहे हैं समझ। ऐसा समझने के फलस्वरूप, समाधानित होने के फलस्वरूप सबके अंदर ये ऑटोमैटिक है, स्वयं स्फूर्त है कि हम उस समाधान का इम्प्लीमेंटेशन कर दें। ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं जो कहता है कि हमको समझ में तो आया पर हमको करना नहीं है ये, या हम नहीं करेंगे। ऐसा तो मुझे दिखता नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, ये देखिए 3 साल के भीतर आप यहाँ पर लोगों की हाइट को देखेंगे तो आपको समझ में आएँगे कि कितने बड़े ये पेड़ हो जाते हैं, कितनी आसानी से। हमने तो ये सब जगह पर जाके खुद भी देखा है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भी 3 साल के अंदर इतने बड़े ये पेड़ हो गए। देखते जाइए हमारे साथ। आइए, 1 साल का यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए 23 सितंबर 2022, इतने बड़े-बड़े पेड़ हैं, और बेंच के साथ इसको कंपेयर करिएगा, ये रही वही बेंच, है ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना बड़ा पेड़ हो गया। अच्छा, और मैंने तो ध्यान दिया कि यहाँ पर फलों वाले पेड़ भी लगाए गए हैं ना, और उसमें फल भी आए हैं। तो ये भी एक देखने की बात है। इस पॉन्ड का भी हमने फलों विजिट किया। वाले पेड़ तो लगाने ही हैं शालिनी, हाँ क्योंकि जी। वो हमारे नेटिव पेड़ भी हैं और फल होंगे तभी पंछी आएंगे, है ना? तो वो तो हाँ, बिल्कुल लगाने हैं आपको। बिल्कुल। बहुत सारे जो खेती को जानते भी हैं, तो कई सारे लोगों के मन में ये रहता है कि फल वाले पेड़ हो नहीं सकते हैं अगर घना-घना लगाया जाए। तो ये देखिए, मान्यता बहुत सही ज़्यादा है। तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक शहतूत का सवाल है, जहाँ तक बेर का हाँ। सवाल है, वो तो इतने अबंडेंस में आते थे वहाँ पे। लेकिन हाँ, ये हुँ, बात ठीक है कि आम है तो आपको उसको हमेशा ही किसी सीज़न में पानी देना है, या अमरूद को हुँ। देना है। आई डोंट नो उसका कैसे होगा, क्योंकि कभी भी मियावाकी को मैंने व्यावसायिक तौर पे देखा ही नहीं है, तो मैं उस सवाल को ही बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भई कुछ तो प्रकृति के लिए कर दीजिए, उसके इनडायरेक्ट फ़ायदे आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। तो बहुत, फल बहुत। मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। जी। जी, देखिए यहाँ पर पानी जो है वो ढलान को पहचानता है। प्रश्न ये है, क्या मनुष्य ढलान को पहचानता है? जब ढलान को पहचान जाता है तो अपने आप, है ना, वहाँ पर तालाब का निर्माण करता है। उसे समझ में आता है कि मुझे मेरा श्रम का नियोजन कैसा करना है ना? तो ये तालाब भी उस जिस जो डॉक्यूमेंट्री मैंने आपके साथ शेयर करी, उसमें बचाव का मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया था। देखिए पहले की स्थिति और बाद की स्थिति, है ना? और दीदी ने उस समय मेरे साथ शेयर किया था कि डक कैसे उड़ते-उड़ते वहाँ पर अपने आप ही आ गई थी तालाब में। तो मुझे वही बात याद आ रही, देखिए तालाब को। और 2 ईयर ओल्ड फॉरेस्ट ना, आदमी की हाइट के कंपैरिजन में देखिए 2 साल में ही कितने ऊँचे-ऊँचे पेड़ हो गए हैं। और ये सभी यहाँ के लगभग-लगभग नेटिव स्पीशीज़ थे, या जिसको हम वहाँ पर उगा सकते हैं, ऐसे ही थे। है ना? 1.5 साल का जंगल, ये भी काफ़ी बड़ा जंगल है ना? ऊँचा है मतलब। तो ये और देखिए, आप, मुझे और तो फोटो नहीं दिख रहे हैं, आप लोग जो देख रहे होंगे कि आमतौर पे जी, मोनोकल्चर और मियावाकी का डिफरेंस आप इन हाँ। फोटो में देख पाएंगे जंगलों में, कि नीचे से लेके ऊपर तक एक ग्रीन वॉल हुँ, सी बनी हुई है। मतलब बिल्कुल। उतने विस्तार का कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पे कोई पत्ती नहीं है और जो हाँ, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है। तो अब इतना बिल्कुल, ज्यादा जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आपका बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल वहां पे बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। बिल्कुल, है ना? और दीदी ने ये भी बताया कि जो बेंचेज़ उन्होंने वहाँ जब जो ये उनका कचरा था, जो प्लास्टिक का कचरा था, उसको एक्सचेंज करके उन्होंने वहाँ पर बेंचेज़ मँगवा ली। ऐसे व्यक्ति जो हैं प्रणव देसाई भाई, उनसे भी हम बात करेंगे और उनको भी बुलाने हाँ। का प्रयास करेंगे। हाँ, बहुत प्रणव सारे ने ऐसे। हमें काफ़ी बेंचेस दिए हैं, अभी भी दे रहे जी, हैं। यहाँ राजकोट हाँ। में भी हम अपना पूरा प्लास्टिक वेस्ट प्रणव को भेजते हैं और प्रणव उसके बेंचेस बना के हमको देते हैं। बिल्कुल, है ना? तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं, और बड़ी निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं, है ना? 1.5 साल का ये जंगल था, मुझे याद है हम यहाँ पर गए थे तो मैं आपको बोलती कि अरे यहाँ तो अपन शिविर कर सकते हैं। हाँ, इतनी कैनोपी वो ऊँची हो रखी थी कि और कुछ करने का मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल सही तैयारी हो गई है। लेकिन तब तक आपकी पोस्टिंग हो गई थी। चलिए, एक्चुअली एक आइए जगह पे देखते मैंने हैं। इस तरीके से ही लगाए थे कि हॉल वॉल नहीं है, तो हाँ, 2-3 साल में वो जगह ऐसी बन जाए कि शिविर करने के लिए किसी हॉल वॉल की आवश्यकता ही ना रहे, और बस उन हाँ। जंगलों की कैनोपी में बैठ-बैठ के हम लोग कुछ ऐसी वो कर पाएँ।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, तो ये है हमारी ये फ़ोटोज़ थी और इन फ़ोटोज़ से बहुत सारी होप हमको मिलती है कि हाँ भई ऐसा हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है ना? सहज की यही व्याख्या है कि समाधान जैसे ही आपके भीतर व्यंजित होता है, आपको जैसे ही समझ में आता है, तुरंत आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। है ना? ये हमारे प्राकृतिक होने का, ये हमारे सहज होने का भी प्रमाण है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। किसी के कोई प्रश्न हो तो आप टाइप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके जी, छोटू अंकल जी कहिए। बहुत बढ़िया। दीदी को आपने याद किया, दीदी हमारे साथ आई, दीदी कच्छ में रही, अभी भी हमारे साथ ही है दीदी, और उनका जी। इतना अच्छा अनुभव और उनकी चेतावनी यानी कि सावधानियां भी बता दी, सब पूरा बता दिया। अभी मैं जी। एक हमारे मित्र यानी कि मिला नहीं हूँ, किंतु कई बार बात करता हूँ, मोहब्बत सिंह करके हैं, ये कच्छ में नखत्राणा सामत्रा में है। जी। वो उनकी 70 एकड़ जमीन में गूगल के जंगल लगाए हैं उन्होंने। हम्म। वो क्या कहते हैं, तो वो जंगल में पक्षी आते हैं और जी। उसकी सुरक्षा करते हैं, बस इतना ही करते हैं। हम्म। तो वो अच्छा। पक्षी आके उसके जो बीज हैं वो फल खाते हैं और वो अलग पूरे प्रदेश में उसको बिखेर देते हैं। तो उन्होंने एक प्रण लिया है अपने बच्चों से, दोनों बच्चों से, कि इस बेटा इस बच्चे इस क्योंकि एक गूगल का पेड़ है वो 2 किलो गूगल देगा, जी। 2 किलो गूगल देगा तो 2,500 रुपया 3,000 रुपया उनको मिलते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों पेड़ हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको हाथ नहीं लगाना है, अपने बेटों को। हमारे पास दूसरी कोई भी बातें हैं, संपत्ति है, उसका उपयोग करो, इसका खाली ध्यान करो, ताकि कच्छ में गूगल का प्लांटेशन बना रहे। क्योंकि गूगल उखाड़ते हैं और वो मर जाते हैं वो पेड़, तो और कोई लगाता नहीं है। तो उनकी ये एक ये उनका ऑब्जर्वेशन है कि अपना जी। गूगल का यहाँ पे कच्छ का जो है प्रदेश वो बने रहे, और उसके लिए उन्होंने अपना शायद 60 या 70 एकड़ जमीन सुरक्षित और उसको संवर्धित करते रहते हैं। तो कभी उनसे भी मुलाकात होगी। जी, अस्तु। जी, जी। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद छोटू अंकल। एक कनिराजा जी ने भी हाथ उठाया, आपको कुछ पूछना है, कहना है तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो आपका माइक को भी अनम्यूट कर लीजिए, आप कह सकते हैं। जी। नमस्ते दीदी। जी, नमस्ते भैया। बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल आपका जैसा ही हमारा अनुभव है, लेकिन हम तो बहुत छोटे रूप में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे राजस्थान में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। यहाँ का हम लोगों ने एक छोटा सा मियावाकी लगाया था जिसमें 350 पेड़ थे। उसके बाद अभी उसके जैसे आपने बोला था ना, एक को पकड़ के दूसरा समझा, दूसरे को पकड़ के तीसरा समझा, ऐसे जैसे हम उसका रक्षा करने लगे तो मोर आके रहने लगे। यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे 30-35 मोर रह रहे। क्या जबकि बात! पहले शायद अब वहां वो, पे नहीं होंगे। हाँ जी, वो एक मोर सा टंकी के ऊपर बैठ के आवाज देता था। अब उनका पूरा परिवार है यहाँ पे। अब वो इतना घुल मिल गए हैं कि रोड पे घूमते हैं। सही बात है। जीने तो दो ये और जियो भैया, है ना? जीने दो और और जियो। अब उनको देख देख के हमने लोगों ने इसका कमियां बहुत निकाली जैसे आपने बोला था, लेकिन पता नहीं अंदर से एक आवाज था कि ये कुछ कुछ भी हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, और ये पक्षी इसके अंदर अंडे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रकृति का नुकसान तो नहीं कर रहा। तो उसको देखते हुए हमने थोड़ा सा 1.5 को 2 कर दिया। अब 450 पौधे और नया लगाए, तो वो भी चल पड़े। तो अंदर के सुनेंगे, और हमने कभी रीजनल के अलावा, नेटिव के अलावा कोई पौधे लगने नहीं दिया। ये पता नहीं बिना समझ का ही हमने ये निर्णय लिया कि, और हमारे 50-50 वैरायटी का पौधे लगाए हैं, और कुछ यहाँ से दुर्लभ हो गए उन पौधों को भी हमने लाके लगाए, बहुत मेडिसिनल बढ़िया। प्लांट्स का भी लगाए।
वेरी एक्चुअली और मियावाकी का पर्पज ही ये है भैया कि जो हमारे नेटिव स्पीसी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, है ना, और हम लोग उनको जानते भी नहीं है, हम कुछ कुछ ही पेड़ जानते हैं, और जो नेटिव हार्डकोर नेटिव स्पीसीज हैं उनको हम जानते तक नहीं है। तो मियावाकी इन नेटिव स्पीसीज को वापस लाने वाला काम कर रहा है। तो हमें दुर्लभ वाले नष्ट होते जा रहे हैं वैसे पेड़, और हमारे नेटिव पेड़ वो लगाने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसे धन्यवाद। बाबा जी ने कहा ना कि 4.5 एकड़ में खेती करिए, आधा एकड़ में आपको जंगल लगाना है, उस जंगल का काम ही क्या था, है ना? तो पता और है, हाँ शालिनी, मैं इस पे आना चाहती थी, अगर तुम मुझे अलाउ करो तो। बोलिए हम ना आज दीदी, तक सारे क्या लोग मुझे समझ लगता है सुनने में इंटरेस्टेड है, कोई जा जी, नहीं रहा है, 9:30 हो गए, थोड़ी देर और सही। ओके। जी तो जो जो मतलब हम लोग पहले क्या होता था कि खेतों के आसपास झाड़ी होती थी, झाड़ियां होती थी, पेड़ होते थे, उसमें पंछी रहते थे, और वो पंछी ऑटोमेटिक खेतों में जो कीट वगैरह आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, उनको खा जाते थे। तो अब हम धीरे धीरे इतने भौतिकतावादी हमारी मानसिकता हो गई कि हम 1 इंच जमीन भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, सब में हमको सब बो लेना है। तो हमने, और यहाँ छांव पड़ रही है तो हम नहीं बो पा रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है तो नहीं बो पा रहे हैं, ये करके हमने सारी झाड़ियां निकाल दी। तो झाड़ियां निकाल दी तो उसके साथ पंछी चले गए, उसके साथ बटरफ्लाइज चले गए। अब हम खेती को ही नहीं समझे हैं। खेती तो पॉलिनेशन के बिना कैसे खेती होगी, है ना, बिल्कुल इंसेक्ट्स को हटाए बिना कैसे खेती होगी। तो जो काम कुदरत कर रही थी वो काम अब हम पेस्टिसाइड से कर रहे हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आपकी पहली जरूरत ये है कि आपके आसपास अच्छी झाड़ियां हो, अगर नहीं है तो अब आप जंगल लगा लीजिए। तो हमारा जो अब आज हम संडे को लगाएंगे, वो हमने यहाँ पे जो अपना ऑर्गेनिक खेत लगाया है, हम उसी में जंगल लगाएंगे। जंगल लगाएंगे तो पंछी आएंगे, पंछी आएंगे, बटरफ्लाइज आएंगे, पॉलिनेशन होगा, जीव जंतुओं को खा जाएंगे, ऑटोमेटिक पेस्टिसाइड की जरूरत आपकी कम हो जाएगी। जंगल लगेगा, वो भूगर्भ जल को ऊपर की तरफ खींचेगा, आपके बोरवेल के पानी बने रहेंगे, है ना। तो हाँ जंगल से इतना ज्यादा आपको जो बड़ा बड़ा लोगों को लगता है ये महंगा है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इतने जबरदस्त इफेक्ट हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जंगल है तो हम हैं जी, है ना, जी। ये हमें समझने तो की शायद बाबा जी ने जब कहा होगा तो ये, जी वो तो जागृत इंसान थे, शायद सब कुछ बिल्कुल अस्तित्व में देख चुके थे, तो उनको ये भी समझ में आया होगा कि अगर आपको सही, सफल, ऑर्गेनिक, बिना अपराध किए खेती करनी है तो आपको ये सब कुछ साथ में चाहिए ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी समझ, ये एक स्किल है अपने आप में, है ना, ये स्किल है। स्किल्स को सीखना, और ये बहुत सरलता से सीखा जा सकता है, क्योंकि अभी जो तार्किकता हमें आवश्यक थी वो तो कैसे भी शिक्षा ने हमको दे दी, लेकिन वास्तव में जो कंटेंट देना था उसकी जगह मिसिंग है। तो जी। कंटेंट में हम सहयोग कर देंगे सभी का, है ना। तो बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि आज का हमारा डिस्कशन रहा, बहुत सारी बातों पे हमारा ध्यान गया, और जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, एक दिन की बात है, और बहुत और सारी बाकी बात। अभी तो मिशन मियावाकी पेज पे तो सारी पहले से देखें तो बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल बिल्कुल जानकारी उपलब्ध ही है। बिल्कुल। हाँ जी। यस। यस, मुझे एक अनिराजा जी कह रहे हैं, उनको मैं पढ़ देती हूँ। दीदी प्लीज शेयर सुधा दीदी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन फेसबुक लिंक्स। डेफिनेटली मिशन मियावाकी जो पेज है, एफबी पेज है जनक, आप उसका एक बार लिंक वापस से पेस्ट कर दीजिए। जो लोग भी नए जुड़े हैं वो उस पेज को लाइक कर लीजिए, और उस पेज को आप पूरा विजिट करेंगे ना भैया, तो आपको बहुत कुछ नीचे से, देखने क्योंकि मिलेगा। कुछ लोग क्या थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं। तो हाँ अब तो पहले जो प्रोसेस सिखाना था वो तो हमने शुरुआत में सिखाया है। अब तो बिल्कुल हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताते रहते हैं कि देखो 2 साल बाद ये हो गया, 1 साल बाद ये हो गया, 5 साल बाद ये हो गया, है ना। तो बिल्कुल। उसको शुरुआत से जरा देखें तो हाँ काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगी कि 2 घंटे 3 घंटे की एक वर्कशॉप जैसी हम आयोजित करें ऑनलाइन विधि से ही, ताकि लोग, है ना, थोड़ा और जुड़ें और लोगों को जोड़ें। जरूरी बिल्कुल। नहीं कि आप एक मियावाकी प्लांट करें, लेकिन मियावाकी की उपयोगिता क्या है, प्रयोजन क्या है, और जो व्यक्ति उसे कर सकता है ना, उस तक इस बात को पहुंचाने के क्रम में सभी को इस सही बात को जानना तो आवश्यक है। तो मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ। तो सुधा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, जब कभी कोई शिविर हो तो हमें अवगत कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली दीदी हमारे ग्रुप में है ही, और वो भी पोस्ट करेंगे, है ना, जो भी चीजें नई हैं
नई करते जाएंगे वो भी हम शेयर कर ही सकते हैं सभी के साथ, क्योंकि जो ग्रुप है ये जन संवाद का ग्रुप है, समाधान के अर्थ में संवाद। अभी जो हमारे न्यूज चैनल से लेकर के चाय के नुक्कड़, जहां नुक्कड़ होता है, जहां पर चाय लोग बैठ के पीते हैं, वहां भी समाधान की नहीं, हमेशा समस्या की चर्चा, ये समस्या है, वो समस्या है, अरे इसका समाधान क्या है। तो समाधान के लिए बातचीत, समाधान के लिए कार्यक्रम, समाधान की दिशा में गति, ये हमारा लक्ष्य है ना। और बाकी जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन परिचय शिविर करने के लिए जो लिंक है, जनक एक बार उसे भी शेयर कर दीजिए। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई टीचर्स हों, उनका तो बहुत ही ज्यादा स्वागत है, क्योंकि एक टीचर बहुत सारे बच्चों को आगे है ना, उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, तो उनका भी, सभी का स्वागत है ना, जो भी ज्वाइन करना चाहें। हम लोग 1 वीक के बाद से इन सेशंस को शाम को 7:30 से 8:30 बजे शुरू करने का प्लान अभी तो कर रहे हैं ना। अभी तो हमारे ध्यान में ये बात आ रही कि इसको किया ही जाए। ठीक है, तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय देने के लिए, इतने प्यार से समझाने के लिए, है ना, सारी बात को एक शालिनी सवाल आ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो जी। छूट गया था, खर्च वाली बात खर्च है वाली ना। तो बात, हाँ हाँ, जी, तुमने भी कहा था कि दीदी खर्च वाली बात कर लीजिएगा। हाँ अब हाँ खर्च में ये है कि कितना आप चीजों को अपने आप से जैसे जुगाड़ वाली बात है ना। मैंने कहा हाँ कि खाद चाहिए था तो गाय ले ली, ये करना था तो ये कर लिया, है ना। तो खर्च में ये है कि आपको अगर 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट में आप 300 से 500 पेड़ लगाने जा रहे हैं, तो जमीन कैसी है उसके आधार पे आपको जेसीबी की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्री में तो दिखाया है कि आपको पूरा खोदना है। हमने उसका भी तरीका निकाला है, और शालिनी मैं इसकी स्लाइड्स कुछ हैं जिसको मैं जी, अपने ग्रुप में शेयर कर लूंगी कि बिल्कुल, खर्च कम कैसे किया जा सकता है। तो हाँ कितना खर्च होता है, तो आपको उसके लिए 600 किलो जितना कोकोपीट चाहिएगा, 700 किलो जितना खाद चाहिएगा, और जो हम ये राइस हस्क कहते हैं वो चाहिएगा। बट इट डिपेंड्स ऑन आपका जमीन का क्या स्थिति है ना। कहीं पे राइस हस्क ज्यादा चाहिएगा, कहीं पे कोकोपीट ज्यादा चाहिए, कहीं बहुत बंजर सी जमीन है तो खाद ज्यादा चाहिए, और जी, बाकी आपको प्लांट्स चाहिए। तो ये सब के अंदर जनरली कोकोपीट 6 रुपये किलो से 12 रुपये किलो में मिल जाता है। खाद तो आप गाँव में से कैसे भी ले सकते हैं, वो भी 3 रुपये किलो में मिल जाता है। जैसे भी 900-1000 रुपये में 1 घंटा आ जाता है, जो आपको 3-4 घंटे के लिए चाहिए। और पद्धति अगर आप समझ ले, मियावाकी में सबसे महंगा कंसल्टेशन है। लोग 25,000 से लेके 5 लाख 10 लाख तक का चार्ज करते हैं सिर्फ मियावाकी पद्धति को सिखाने के लिए, या तो उसको आपको बो देने के लिए आपकी जगह पे। तो पद्धति कोई रॉकेट साइंस है नहीं, उसको आप मिशन मियावाकी पेज से सीख लीजिए, कमी रहती है तो हमसे पूछ लीजिए। तो यहाँ पे अजय देसाई जी जुड़े थे अभी अभी, उन्होंने छोड़ा। उन्होंने अद्भुत काम किया अपने फार्म पे, और उनकी बेटी ने मुझसे भी ज्यादा अच्छे से, मतलब वो सीखती गई, पूछती गई, सीखती गई, पूछती गई, और बहुत बढ़िया उन्होंने अपने फार्म पे जंगल लगाया। तो ये हम लोग कर ही सकते हैं। क्या बात है। तो आप 10,000 से लेके 50,000 लाख, कोई भी खर्चा आपका, फेंसिंग का क्या स्थिति है, आपका पानी का क्या स्थिति है, आपका लेबर का क्या स्थिति है, मेंटेनेंस आप कैसे करेंगे, अगर सब कुछ परिवार विधि से ही हो जाता है तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है। क्या बात है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 350-400 पेड़ लगाना, अगर आपके पास एक जमीन आपने लोकेट कर ली है, आपको पद्धति समझ में आ गई है, और आप थोड़े रिसोर्सफुल हैं, है ना, आपके पास थोड़ा सा जन बल है, तो ये और भी ज्यादा आसान काम हो सकता है ना। हमारे यहाँ कहते हैं हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा, है ना। तो ये वो पद्धति है ना। इस पद्धति को सीखना तो है ही। देखिए, इसमें कोई जी, चीजें ऐसी नहीं है कि जो हमने फैक्ट्री में बनानी है ना। सब कुछ किसानों के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो किसान के पास ही राइस हस्क मिल जाएगा, किसान के पास ही खाद मिल जाएगा, किसान के पास ही मतलब कोकोपीट की व्यवस्था आप कर ही सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मानसी बहन ने हाथ उठाया है, मानसी बहन कुछ कहना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप जी। मानसी बहन, जी जी जी, स्वागत है, बताइए। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है, ऐसे आ गया होगा। ऐसे आ गया होगा। ठीक है, मानसी बहन जो है ये गांधीधाम से है दीदी, है ना, ओके। और बढ़िया है मानसी बहन, है ना। आप कच्छ वाले तो शालिनी कभी चाहे तो बचाओ की विजिट भी कर सकते हैं, उस साइड हाँ जाके। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली ये हो सकता है ना, एक हम वहां पर जाकर के हमारा किसी दिन गोष्ठी का कार्यक्रम जो है वो वहीं कर लिया जाए, है ना। कर सकते हैं तो जी। ये कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो जी। मुझे लगता है कि 9:12 हो गए हैं,
और सभी लोग काफी संतुष्ट हैं। मुझे लगता है आपने एंजॉय किया होगा पूरे सेशन को। आप इमोट आइकन्स के द्वारा बता सकते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को कितना एंजॉय किया। ठीक है, तो और इसी के साथ सुधा दीदी का हम बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हर रोज हमारे साथ अध्ययन में जुड़े रहिए, है ना, और बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपने इतने वर्षों में एक्चुअली बहुत कुछ सीखा है, और 1 घंटे 1.5 घंटे में इसको शेयर करना बहुत इट्स इम्पॉसिबल, है ना। तो देखिए एक कितने सारे, इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर डिटेल में जो लोग हाँ, भी इंटरेस्टेड हैं तो हम डिटेल में सीख 100% सकते हैं। 100%, है ना। जी चलिए, आप जी सभी का भी खूब खूब धन्यवाद इतने ध्यान से सुना इसके लिए। आपका दिन शुभ हो। हरिहर। कल हम लोग जनसंवाद के कार्यक्रम में एक मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है ला बेल वर्थ। ये फ्रेंच मूवी है, इट इज अ बैंड मूवी। इसमें जो मूवी चलाएंगे वो तो देखिए फ्रेंच में ही होगी, लेकिन नीचे इंग्लिश में सब टाइटल्स होंगे। और हम देखेंगे किसी एक व्यक्ति ने सन 1996 में एक ऐसी जागृत धरती की कल्पना की थी, और एक जागृत धरती से यदि कोई किसी हमारी धरती पे विजिट करे तो उस समय कैसा होगा। ये इतनी पुरानी 27 साल पुरानी मूवी, अभी तो हमारी दुर्गति और भी, है ना, आगे बढ़ चुकी है। तो इस कार्यक्रम में भी आप जुड़ सकते हैं ना। लिंक यही रहेगा, जो लोग नए हैं और जीवन विद्या जनसंवाद ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आपको हम लिंक शेयर कर देंगे, आप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे। हम मूवी दिखाएंगे आपको ला बेल वर्थ, मतलब द ब्यूटीफुल अर्थ, और उस ब्यूटीफुल अर्थ की कल्पना कैसी है। ठीक है, चलिए, आपका दिन शुभ हो। हरिहर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।